हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छा वक्त तेरी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज की वीडियो में आप लोगों को कवर कराऊंगा सीए इंटर एडवांस काउंट की मई 24 अटेम्प्ट के लिए आरटीपी। हम लोग क्या कवर करेंगे सर? एडवांस काउंट की आरटीपी अटेम्प्ट कौन सा है सर? मई 24। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। जितने भी सर मई 24 अटेम्प्ट के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितने भी सर आपके केस सिनेरियो हैं, चाहे वो आरटीपी में कवर है, एमटीपी में पूछे गए हैं, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे हैं, और कुछ केस सिनेरियो मैंने अपनी साइड से ऐड किए हैं सर, उनका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अर्लियर अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी की मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, मैं आपको बता देता हूं। पहले सर जो आपका अकाउंट था ना, 2 पेपर होते थे, अकाउंट और एडवांस काउंट। कुछ चैप्टर अब हट गए हैं, तो जो भी सर रेलिवेंट चैप्टर हैं, अगर उनसे रिलेटेड आप अर्लियर अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी का कोई क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप उस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। आइए आज की आरटीपी स्टार्ट करते हैं, मतलब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज मैं आपको मई 24 की आरटीपी कवर कराऊंगा। ठीक जी सर। देखिए सर, पहला जो क्वेश्चन है ना आपका, ये एमसीक्यू है बेस्ड ऑन केस सिनेरियो। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एग्जाम में आपको केस सिनेरियो के एमसीक्यू कैसे कवर करने चाहिए। देखिए बेटा, मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास ये आरटीपी आई, ठीक। स्टूडेंट ने क्या किया, ये केस सिनेरियो पढ़ा, फिर एमसीक्यू रीड किए, और सर अगर उससे हल्का सा डाउट हुआ तो उसने आंसर रेफर कर लिया और फिर कह दिया अच्छा इसका ये आंसर है, तो चलो ये जी ठीक आंसर। लेकिन आप सोचिए बेटा, जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, केस सिनेरियो अगर ऐसा आ गया जो आपने पढ़ रखा है तो बात बन गई, और अगर नया केस सिनेरियो आ गया तो उसे आप कैसे हैंडल करेंगे। कई बार क्या होता है, केस सिनेरियो में कुछ ऐसी बातें होती हैं सर, जो हो सकता सर उस केस सिनेरियो में जितने एमसीक्यू पूछे गए हैं उनसे कोई लेना देना ही ना हो। इसलिए मैं आपको कुछ यहाँ पे स्टेप लिखवाऊंगा केस सिनेरियो के लिए। सर आपने उन स्टेप को फॉलो करना है। आप कॉपी पेन लेके बैठें और जल्दी जल्दी से लिखें। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा सर? आप पता क्या करेंगे, केस सिनेरियो में सर जो एमसीक्यू दे रखे ना, पहले उसे रीड करेंगे। सर ऐसा क्यों बेटा? ऐसा इसलिए कि अगर आप केस सिनेरियो पहले पढ़ेंगे ना, तो सर जैसे मान लो आपने कोई लाइन पढ़ी तो आप उसको ना अलग अलग एंगल से सोचोगे। अगर आप केस सिनेरियो के एमसीक्यू पढ़ लोगे ना, तो फिर आप उसी एंगल से सोचोगे। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन भी रीड कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन रीड कीजिए। ठीक जी सर। और ये अप्रोच मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। ठीक जी सर। सेकंड स्टेप क्या रहेगा सर? जैसे आप एमसीक्यू रीड करते ना, तो ये देखिए कि रेलिवेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है, आप रेलिवेंट कॉन्सेप्ट से उसे लिंक करेंगे। ठीक जी सर। उसके बाद आप क्या करेंगे, केस सिनेरियो को बड़े आराम से पढ़ेंगे। ठीक जी सर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये अपना पहला एमसीक्यू है केस सिनेरियो का। ठीक जी सर। एक बात और, मैं इसे ऐसे पढ़ूंगा जैसे एज स्टूडेंट पढ़ रहा हूं। ठीक, व्हेन शुड आरटीएस लिमिटेड रिकॉग्नाइज रिवेन्यू। आरटीएस लिमिटेड मतलब कोई कंपनी होगी यहाँ पे, क्योंकि हमने क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं। रिकॉग्नाइज रिवेन्यू एज पर एएस नोटिफाइड अंडर कंपनी एएस रूल 6। सर आरटीएस लिमिटेड रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगी? इसका मतलब सर कहीं ना कहीं ये किसकी बात कर रहा है? एएस 9 की बात कर रहा है। तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ना, तो मैं एएस 9 के एंगल से सोचूंगा। ठीक जी सर। आगे लिख रहे हैं, वुड योर आंसर बी डिफरेंट, क्या आपका आंसर अलग होगा इफ इंस्पेक्शन इज नॉर्मली नोन टू लीड टू नो क्वालिटी रिजेक्शन। मान लो एक मिनट के लिए ये लाइन मेरे को समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं सर, मैंने रीड करना सिंपल। ठीक जी सर। तो अभी मैं टाइमिंग के लिए क्या करूँ सर, इस लाइन को फिर होल्ड कर लूंगा। आइए एक बार और पढ़ते हैं, अगर समझ में आ गया तो सर हम इसे अंडरस्टैंड कर लेंगे, अभी नहीं तो सर इसे होल्ड कर लें। ठीक जी सर। क्योंकि मैं आपको ना ये जो एमसीक्यू करा रहा हूँ, ये केस सिनेरियो कराऊंगा, ऐसे कराऊंगा सर जैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ठीक, वुड योर आंसर भी डिफरेंट, क्या आपका आंसर अलग होगा? मतलब अच्छा वो ये कह रहा है कि आप रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, जब आप रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे तो क्या आपका आंसर अलग होगा। इफ इंस्पेक्शन, मतलब यहाँ पे कोई इंस्पेक्शन होगा क्वेश्चन में, इज नॉर्मली नोन टू लीड टू नो क्वालिटी रिजेक्शन, मतलब इंस्पेक्शन के बाद भी सर आप क्वालिटी रिजेक्शन को, नो क्वालिटी रिजेक्शन है, मतलब क्वालिटी की वजह से आप रिजेक्शन नहीं कर सकते। ठीक जी सर। चलिए सेकंड एमसीक्यू, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए लिमिटेड स्टेट विद रेफरेंस टू एएस नोटिफाइड अंडर कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 6, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द इन्वेंटरी टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सर कितनी वैल्यू आप इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करेंगे? तो AS2 की बात कर रहा है। इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कैसे होता है? कॉस्ट और NR विच एवर इज लोअर। ठीक जी सर। प्लीज गाइड रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द ग्रांट
इसका मतलब सर कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में क्या है, ग्रांट है। आपको कह रहा है कि गाइड कीजिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द ग्रांट के बारे में, मेंशन अबव इन द लाइन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ AS12। तो AS12 की बात ये क्वेश्चन में कर रहा है, ठीक जी सर। आइए, हमने पहला स्टेप क्या फॉलो किया, MCQ पढ़े। सेकंड स्टेप क्या फॉलो किया सर, रेलिवेंट कॉन्सेप्ट उसको लिंक किया। अब मैं आपको सर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ठीक जी सर। और प्लीज बच्चों इसी अप्रोच को आपने फॉलो करना है, क्योंकि अगर नया क्वेश्चन आ गया ना तो आप इस अप्रोच के तहत सर आराम से क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, RTS लिमिटेड, हम उसे प्यार से RTS बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे, ठीक, इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट ऑब्लिक कंपोनेंट। सर RTS लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, जो एंगेज है किसमें, इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सर ऑफ इक्विपमेंट ऑब्लिक कंपोनेंट, वो इक्विपमेंट और कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते, ठीक जी सर। द कंपनी हैज ए कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडियन रेलवे फॉर ए ब्रेक कंपोनेंट। सर AS9 जो है ना वो सप्लायर के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक जी सर। सर इसका मतलब ब्रेक कंपोनेंट बनाती है विच इज स्ट्रक्चर्ड सच दैट, सर कंपनी ने क्या किया, इंडियन रेलवे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। इंडियन रेलवे सर कस्टमर हो गया और कंपनी सर सप्लायर होगी, तो AS9 सर सप्लायर के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक जी सर। द कंपनी ऑब्लिगेशन इज टू डिलीवर द कंपोनेंट टू द रेलवे स्टॉक यार्ड। क्या लिख रहा है सर, वो ये लिख रहा है जो कंपनी की ऑब्लिगेशन है ना सर, वो कंपोनेंट को डिलीवर करना है कहाँ तक, रेलवे स्टॉक यार्ड तक, ठीक है। वाइल द डिलीवरी टर्म्स आर एक्स वर्क। सर एक्स वर्क का मतलब क्या होता है कि जैसे एक लोकेशन पे हमने क्या किया सर, गुड्स की डिलीवरी कर दी, उसके बाद सर, उसके बाद वहां से डिलीवरी करना सर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बायर सर खर्चा पे करेगा, ठीक जी सर। द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगेजिंग ए ट्रांसपोर्टर फॉर द डिलीवरी। हालांकि सर यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल दिया कि जो कंपनी है ना वो क्या करेगी सर, उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे देगी, लेकिन जो कॉस्ट बेयर करेगी सर वो कौन बेयर करेगी, इंडियन रेलवे बेयर करेगी यहाँ पे, ठीक जी सर। रेलवे सेंड एन ऑर्डर फॉर ए डिफाइंड क्वालिटी। सर रेलवे ने क्या किया, डिफाइंड क्वालिटी बता दी कि आप जो हमारा प्रोडक्ट बनाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे, तो ये उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक जी सर। द कंपनी मैन्युफैक्चर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। कंपनी क्या करेगी सर, मैन्युफैक्चर करेगी रिक्वायर्ड क्वांटिटी का, ठीक जी सर। एंड इन्फॉर्म रेलवे फॉर कैरिंग आउट द इंस्पेक्शन। सर देखिए बात समझिए, हमने क्या किया, जैसे सर मान लो ये प्रोडक्ट है, ठीक, ये बनाया, अब सर रिक्वायर्ड क्वांटिटी बनाई और हमने रेलवे को इन्फॉर्म कर दिया कि आप इंस्पेक्शन कर लीजिए, ठीक है जी सर। हमने क्या किया, रेलवे को इन्फॉर्म कर दिया कि आप क्या कीजिए, इंस्पेक्शन कर लीजिए, ठीक जी सर, जांच पड़ताल कर लीजिए। रेलवे रिप्रेजेंटेटिव विजिट द कंपनी फैक्ट्री। सर रेलवे के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने क्या किया, कंपनी फैक्ट्री को विजिट किया एंड इंस्पेक्ट द कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट को इंस्पेक्ट किया एंड मार्क ईच कंपोनेंट विद ए क्वालिटी चेक स्टिकर, ठीक। अच्छा, जैसे सर वो कंपोनेंट को चेक करते हैं, क्वालिटी स्टिकर उसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक जी सर। आगे देखिए क्या लिखता है, गुड्स वंस इंस्पेक्टेड by railway are marked with a hologram sticker to ear mark for delivery identification by the customer when they are delivered to the customer location, ठीक है। द कंपनी रेज एन इनवाइस वंस इट डिस्पैच द गुड्स, ठीक जी सर। मेरी बात सुनिए ध्यान से, हम रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं सर, देखिए बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन ये है AS9 में कि जब आप क्या करेंगे सर, जो असेट है उसका रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर कर देंगे, ठीक, और सर साथ में गुड्स की डिलीवरी कर देंगे, ठीक जी सर। सर रिस्क एंड रिवार्ड सर ट्रांसफर कर देंगे, टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है जी सर। हाँ, अगर किसी गुड्स का इंस्पेक्शन होना है और वो इंस्पेक्शन सर आपका कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, तो जब सामने वाली पार्टी सर उसका इंस्पेक्शन कंप्लीट कर ली तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ली, मतलब वहां पे गुड्स आपके रेडी है, ठीक जी सर। सर कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो कस्टमर है, वो कहता है कि गुड्स की डिलीवरी ना आप बाद में देना, तो अगर हम गुड्स को हेल्ड करते सर कस्टमर के बिहाफ पे, तो सर उसमें भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं, प्रोवाइडेड गुड्स इन हैंड हो, रेडी फॉर डिलीवरी हो सर, ठीक जी सर। सर इन हैंड हो, रेडी फॉर डिलीवरी हो, बायर की साइड से रिक्वेस्ट आई हो, हमने सर इनवाइस रेज कर दिया हो, ठीक, और सर अलग से वो क्या हो, आइडेंटिफाइड हो। फिर से बता देता हूं, इन हैंड हो, आइडेंटिफाइड हो, ठीक, सर आपका बायर की साइड से रिक्वेस्ट आई हो, रेडी फॉर डिलीवरी हो, ठीक है जी सर। चलिए, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन ने पूछा आप रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे। सर देखिए, हमें सर गुड्स आपका रेलवे स्टॉक यार्ड तक देने हैं, उसके बाद सर डिलीवरी वो लेके जाएंगे, मतलब डिलीवरी उनकी साइड से हेल्ड होगी, हमारी साइड से नहीं, ठीक। लेकिन सर इंस्पेक्शन वो करेंगे, तो इसका मतलब जैसे वो इंस्पेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, हम लोग क्या करेंगे सर, अपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक जी सर। अब ये देखिए बेटा, MCQ मेरे माइंड में था पहले से, तो मैंने उसका आंसर ड्राफ्ट कर दिया, ठीक है जी सर। ऑप्शन भी मैं बाद में देखूंगा। द मैनेजमेंट ऑफ RTS इज अंडर डिस्कशन विद द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट सर जो RTS का है वो अंडर डिस्कशन है किसके साथ, ऑडिटर के साथ, इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ क्रिटिकल मैटर एज रिगार्ड इट्स अकाउंटिंग विद रिस्पेक्ट सब्सिक्वेंट इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक। They have been checking as to which one of the following event after the reporting period provide evidence of condition that existed at the end of the reporting period। पता वो क्या कह रहा है
ये कुछ इवेंट हुए हैं रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, अप्रूवल डेट से पहले, ठीक। इनके अगेंस्ट कंटीजेंसी थी या नहीं थी, क्या ये एडजस्टेबल है या नहीं एडजस्टेबल है, ठीक। इसके लिए सर मैनेजमेंट क्या करा, ऑडिटर से डिस्कस करा, मतलब एडजस्टेबल है नॉन एडजस्टेबल है, ठीक। अब आप मेरी बात सुनना है, अगर मैं एमसीक्यू पहले नहीं पढ़ता तो सर मैं यहाँ पे सोचता फिर क्या इसमें एडजस्टेबल होगा, क्या नॉन एडजस्टेबल होगा, मेरा माइंड सर कहीं ना कहीं कहाँ पे जाता सर, AS4 की साइड जाता। लेकिन सर क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसमें AS4 की बात ही नहीं कर रखी, तो सर क्या ये पैराग्राफ मेरे लिए ज्यादा रेलिवेंट है? नहीं सर। सर आपको कैसे पता लगे पैराग्राफ ज्यादा रेलिवेंट नहीं है? बेटा मैंने पूरा क्वेश्चन की, मतलब क्वेश्चन की पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले, ठीक है जी सर। तो प्लीज बच्चों इस बात को नोट कर ले। अब आप ये देखिए, अगर कोई नया केस सिनेरियो आ गया और उसमें कुछ पैराग्राफ ऐसे दे रखे सर जिसके बारे में क्वेश्चन में कुछ पूछ ही नहीं रखा है, तो वो पैराग्राफ इररेलेवेंट है, उसमें मैं टाइम क्यों लगाऊं, ठीक जी सर। चलिए, द कंपनी हैज रिसीव्ड ए ग्रांट ऑफ 8 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप ए फैक्ट्री इन ए बैकवर्ड एरिया। अगर ग्रांट मिलती है सर किसके लिए, सर बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री लगाने के लिए, तो सर उस ग्रांट को हम क्या करते हैं, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मान के चलते, कैपिटलिज्म में लेके जाते, उसे हम डिविडेंड नहीं बांटते, ठीक जी सर। द कंपनी, अच्छा, आउट ऑफ दिस ग्रांट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 करोड़ एज डिविडेंड, सर गलत कर दिया कंपनी ने, ठीक। The company also received land free of cost from the state government, but it has not recorded this at all in the books as no money has been spent. सर अगर हमें सर कोई भी असेट इन काइंड मिलती है तो हम उसे क्या करते हैं सर, नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब ये देखिए सर, ये थर्ड एमसीक्यू है, इसका आंसर भी तैयार हो गया अपना। RTS has a subsidiary A Limited which is evaluating its production process where normal waste is 5% out of of input. सर नॉर्मल वेस्ट है 5% इनपुट का। 5000 मेट्रिक टन ऑफ इनपुट वर पुट इन प्रोसेस रिजल्टिंग इन वेस्टेज ऑफ 300 मेट्रिक टन। देखिए सर, अगर आपने 5000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है तो 250 सर अपने लिए नॉर्मल लॉस है, तो 4750 का आउटपुट आना चाहिए, ठीक है जी सर। चलिए, 5000 मेट्रिक टन ऑफ इनपुट वर पुट इन प्रोसेस रिजल्टिंग इन ए वेस्ट ऑफ 300 मेट्रिक टन, ठीक है। कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ इनपुट वाज 1000, ओके, कॉस्ट 1000 है, तो सर 50 लाख कॉस्ट आ गई जी सर। 4750, क्योंकि नॉर्मल लॉस को सर हम क्या करते हैं, एलोकेट कर देते हैं कॉस्ट पर यूनिट में, तो आपका 50 लाख डिवाइड बाई 4750, सर कॉस्ट पर यूनिट आ गई, ठीक, 1052.63। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखते हैं, द एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाज स्टॉक एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक जी सर। सर जो एंटायर क्वांटिटी है सर अपने पास स्टॉक में, ठीक है जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखिए सर, 50 मेट्रिक टन का तो आपको एबनॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है जी सर, क्योंकि 300 का यूनिट का लॉस हुआ ना, तो 4700 सर अपने पास क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक। तो इंटू 4700 सर आपकी कॉस्ट आ गई 49,47,368, ये कॉस्ट आ गई। NRV देनी रखी तो इग्नोर कर देंगे, ठीक है जी सर। आइए अब क्वेश्चन पढ़िए सर, देखना कितनी जल्दी से हम इसका आंसर दे देंगे। When should RTS Limited recognize revenue as per accounting standard notified under company AS rule? सर जब अपना इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी सर। Would your answer be different if inspection is normally known to lead to no quality rejection? मतलब इंस्पेक्शन अगर आप करेंगे और नो क्वालिटी रिजेक्शन है तो सर उस केस में सर अपना आंसर चेंज होगा नहीं, ठीक है जी सर। Revenue should be recognized on dispatch, नहीं, आउट। Revenue should be recognized on completion of inspection of the component, सर देखिए हमें आंसर मिल गया जो हम सोच रहे थे। Assessment would not change, सर इवन इन केस वेयर इंस्पेक्शन इज नॉर्मली नोन टू लीड नो क्वालिटी रिजेक्शन, सर आंसर बन गया। मैं आगे भी एक बार पढ़ लेता हूँ। रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन डिस्पैच ऑफ द कंपोनेंट, सर यहाँ से गलत हो गया। रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन डिलीवरी ऑफ द कंपोनेंट, सर यहाँ से गलत हो गया। बात बन गई, हाँ जी सर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन बी आ जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ ए लिमिटेड, जो MCQ 2 है आपका, सर आप इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी करेंगे, सर NRV देन रखी, ये वैल्यू हमने पहले निकाल रखी, ये देखिए सर। बेटा मेरी बात को फिर से सुनिए ध्यान से, और इस बात में मैं बहुत जोर दे रहा हूं, और ये जोर देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सर ये बात आपके एग्जाम में आपके नंबर बढ़ाएगी, आपका टाइम बचाएगी। आपने पहले क्या करना सर, रिक्वायरमेंट पढ़नी, ठीक है जी सर। चलिए, प्लीज गाइड रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द ग्रांट। अब ये देखिए सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ ग्रांट इज करेक्ट, बात खत्म, क्योंकि सर आप डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ ग्रांट इज इनकरेक्ट इन द सेकंड केस नोट रिगार्डिंग लैंड। अरे कैसी बात है कर, वो तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा नॉमिनल वैल्यू पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ ग्रांट इज करेक्ट, गलत बात कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द ग्रांट इज इनकरेक्ट। अभी देखिए सर, उसने ये नहीं पूछा कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड होगी नहीं, मतलब उसने ऐसे बोलता हूँ, उसने सर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में ग्रांट आपकी रिकॉर्ड होगी,
कहाँ पे जाएगी, नहीं, उसने क्या किया, डिविडेंड के ऊपर सर क्वेश्चन पूछ लिया, कोई बात नहीं, डिविडेंड के ऊपर आंसर दे देते हैं। इन द सेकंड केस लैंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट नॉमिनल वैल्यू। सर ये आंसर आ गया आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जर्नल एमसीक्यू आ गया क्वेश्चन। सर जर्नल एमसीक्यू तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे सर, क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक है जी सर, मतलब उसी में सर क्वेश्चन हो, वही केस है। ज्ञान लिमिटेड बोरोड रुपीज 10 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लांट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट पेड एनुअली ₹1 करोड़। ठीक है सर, ध्यान से लाइन रीड करना। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लांट है, मतलब स्पेसिफिक बोरोइंग होगी। द कंस्ट्रक्शन वाज बीइंग कैरिड ऑन एंड आउट ऑफ द बोरिंग ऑफ 4 करोड़। अच्छा, इस बोरिंग से सर आपने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया? 4 करोड़ वाज टेम्परेरी प्लेस्ड इन ए फिक्स डिपॉजिट एट 6% पर एनम। देखिए बेटा, स्पेसिफिक बोरिंग के केस में सर जब कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट की कंडीशन पूरी हो जाती है, तीनों कंडीशन ना, तो उस डेट से हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट लेते हैं एज रिड्यूस्ड बाय टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक जी सर। तो यहाँ पे सर अगर आप देखें तो 4 करोड़ का आपने टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट कर दिया 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक, और 24 लाख इनकम अर्न की है। तो सर यहाँ पे इंटरेस्ट आपने 1 करोड़ पे किया, 76 लाख सर आपका क्या आ जाएगा सर, इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। एट ईयर एंड हाउ मच कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्ञान लिमिटेड विल कैपिटलाइज? सर इंटरेस्ट पेड लेस इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। ठीक जी सर। चलिए बेटा, ये जो क्वेश्चन थर्ड है ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए मैं इस क्वेश्चन को ना थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, बात समझिए ध्यान से ना, क्योंकि कई बच्चों की क्वेरी थी कि सर आरटीपी में ना जो क्वेश्चन थर्ड है ना हमने पढ़ तो लिया बट हमें ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। मेरी बात सुनिए ध्यान से ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सर मैं इसको समझाता हूँ। हम एएस जो अप्लाई करते हैं सर उससे क्या फायदा होता है? सर देखिए, एएस जब कंपनी अप्लाई करती है तो सर उससे ये फायदा होता है कि कंपनियों की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपेरेबल हो पाती है। डेटा सर जो है आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सर एनालिटिकल हो पाती है। ठीक जी सर। चलिए, अगर सर हमें कंपनियों को ग्लोबली सर कंपैरिजन करना है कंपनियों को ना, जैसे अगर मैं इंडिया में एएस की बात करता हूं सर, ठीक है, तो इंडियन कंपनी का मैं कंपैरिजन कर लूंगा। लेकिन अगर मेरे को इंटरनेशनली सर जो कंपनियां काम करती हैं उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन करना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, एक कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज चाहिए। ठीक जी सर। इंटरनेशनली सर उस कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज को बोलते हैं आईएफआरएस। क्या बोलते हैं? आईएफआरएस। ठीक जी सर, या आईएस। चले हाँ जी सर। अब सर जो आईएफआरएस है, जैसे अपने यहाँ पे सर अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ना, ऐसे सर आईएफआरएस को मैनेज करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक जी सर। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये कहता है कि अगर कोई भी कंट्री आईएफआरएस को अपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहे तो उसको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है अडोप्शन और एक है कन्वर्जन। देखिए आराम से मेरी बात सुनेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर हम लोग कंपनी जो अप्लाई करते हैं तो जो कोर ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है सर, डेटा कंपेरेबल हो पाए। ठीक जी सर। हालांकि बड़े सारे ऑब्जेक्टिव है बट सिंपल समझेंगे सर इसको। ठीक, इंटरनेशनली सर अगर हमें कंपेरेबल करना डेटा को तो सर क्या करना पड़ेगा सर, एक कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, आईएफआरएस बोलते हैं। ठीक जी सर। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने सर क्या क्या रखा है कि जो भी कंट्री मेरी सिग्नेटरी है उन्हें ऑप्शन दे दिया कि वो चाहे तो सर क्या कर सकते हैं, आईएफआरएस को अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई कंट्री अपने यहाँ पे आईएफआरएस को अडॉप्ट करेगी तो सर उसे आईएफआरएस के जो प्रोविजन है सेम अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक जी सर। लेकिन अगर कोई कंट्री सर अपने यहाँ पे क्या करेगी सर, कन्वर्ट करेगी, जैसे हम इंडिया में क्या करते हैं सर, आईएफआरएस की बजाय हम आईएफआरएस आईएस की बजाय सर हम लोग क्या करते हैं, इंडेस अप्लाई करते हैं। ठीक है जी सर। तो इंडेस क्या सर, आईएफआरएस का इंडियन वर्जन है, हम कन्वर्जन स्कीम में आते हैं। ठीक जी सर। अब सर जो इंडेस है वो आईएफआरएस की बिल्कुल कॉपी है, लेकिन सर क्या होता है, आईएफआरएस जो डेवलप किए गए ना तो वहां पे कुछ इकोनॉमिक कंडीशन को सर कंसीडर किया गया है। मैं इसका एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी उसके बाद आपको ना। देखिए क्या होता है इंटरनेशनली, आईएएस 1 में एक बात लिखी हुई है, आपने मेरे को लोन दे रखा है। ठीक जी सर। सर लोन में कुछ टर्म एंड कंडीशन है, अगर मैं एक भी कंडीशन फेल कर जाता हूं तो जो मेरी लॉन्ग टर्म लोन है ना वो शॉर्ट टर्म लोन बन जाएगा, करंट लायबिलिटी बन जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी की बजाय। ठीक जी सर। अब इंडिया में सर जो बैंकिंग सिस्टम है ना सर, उसमें बड़ी सारी ऐसी कंडीशन लिखी जाती है सर जिसका सर लिखने वाले को भी नहीं पता। इसका मतलब सर जो आईएएस 1 में बात लिखी वो इंडिया में फिट बैठेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सर इंडिया में सर बैंकिंग सिस्टम में ना बड़ी सारी कंडीशन लिखी जाती है। तो हमारे यहाँ पे सर आईएएस 1 में जो प्रोविजन था ना कि अगर एक भी कंडीशन फेल कर जाएगी तो लॉन्ग टर्म लोन शॉर्ट टर्म लोन बन जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी बन जाएगी, उसको सर चेंज कर दिया। और चेंज करके क्या लिख दिया, चेंज करके ये लिख दिया कि अगर आपने किसी से लोन ले रखा है,
आप अगर मेटेरियल कंडीशन फेल करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे को इंटरेस्ट पे करना था, मैंने इंटरेस्ट पे नहीं किया, मेटेरियल कंडीशन अगर आप क्या करते हैं, फेल करते हैं, जिसकी वजह से लोन रिपेबल ऑन डिमांड हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, नॉन करंट लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक जी सर। अब आप बात समझिए, आईएफआरएस में सर मेन इन्वॉल्वमेंट थी डेवलप्ड कंट्रियों की, तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सर अलग थी, हमारी इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन अलग है। ठीक जी सर। अब सर हम अपने यहाँ पे जो इंडिया अप्लाई कर रहे हैं, अगर इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से हमने आईएफआरएस के किसी प्रोविजन को चेंज कर दिया है, उसे हम बोलते रिजल्ट इन कार्व आउट। अच्छा, जैसे आईएएस 1 में लिख दिया, अगर एक भी कंडीशन फेल होगी तो नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी बन जाएगी। लेकिन इंडेस 1 में लिख दिया कि मेटेरियल कंडीशन अगर फेल होती जिसकी वजह से लोन रिपेबल ऑन डिमांड होगा तो करंट लायबिलिटी बनेगी। तो इसका मतलब सर इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से चेंज हो गया, सर इसे हम क्या बोलेंगे, रिजल्ट इन कार्व आउट। ठीक जी सर। सर क्या होता है, एक बात आईएफआरएस में लिखी थी, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से हमने उसे चेंज कर दिया, उसे बोलेंगे रिजल्ट इन कार्व आउट। ठीक जी सर। सर एक बात हमें अपने यहाँ पे अप्लाई करनी है, आईएफआरएस में लिखी नहीं हुई, उसे बोलते हैं रिजल्ट इन कार्व इन। ठीक जी सर। चले, हाँ जी, मतलब सर हम समझ गए, आईएफआरएस में इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से अगर हमने कोई चेंज किया अपने यहाँ पे इंडेस में, वो रिजल्ट इन कार्व आउट कहलाएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा। अगर सर कोई बात हमने ऐड कर दी, सर वो कहलाएगा रिजल्ट इन कार्व इन। ठीक जी सर। एक नोट रिजल्ट इन कार्व आउट होता है, अगर मान लो आईएफआरएस में कोई बात लिखी हमने उसे अडॉप्ट ही नहीं किया, उसे बोलते हैं नोट रिजल्ट इन कार्व आउट। ठीक जी सर। अब पढ़िए क्वेश्चन में, व्हाट डू यू मीन बाय कार्व आउट, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से सर इंडेस में चेंज होना, एक्सप्लेन। इसका सोल्यूशन आप रीड कर लेना। ठीक है जी सर। चलिए, क्वेश्चन 4 सर आपका फ्रेमवर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हालांकि एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, कर लेंगे उसको, ठीक ना। एज स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 22, ठीक है, विद 15 लाख रिप्रेजेंटेड बाई 80,000 यूनिट ऑफ 25 ईच। ठीक जी सर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 23, ही सोल्ड द एंटायर स्टॉक फॉर 35। ठीक है। In order to maintain the capital intact, calculate the maximum amount which can be withdrawn by Shiva in the year 23 if financial capital is maintained at historical cost। सर देखिए, अगर फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, सर फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अगर हम फाइनेंशियल कैपिटल को सर हिस्टोरिकल कोस्ट पे मेंटेन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट अमाउंट का कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सर, ओपनिंग अमाउंट कितने से था, 80,000 इंटू 25, सर 20 लाख से, तो ये 20 लाख आ जाएगा बेटा। और क्लोजिंग सर आपका सर 35,000 के हिसाब से आपने यूनिट बेच दी, तो आपके पास जो फंड आया कितना आया सर, 28 लाख। तो 8 लाख सर आपका क्या बन जाएगा सर, विड्रॉ अमाउंट आप कर सकते हैं। सर फाइनेंशियल कैपिटल को जब हम मेंटेन करते हैं किस पे, हिस्टोरिकल कोस्ट पे, तो सर एब्सोल्यूट अमाउंट का कंपैरिजन होता है। ठीक है जी सर। एक बार यहाँ देखिए क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन, क्लोजिंग इक्विटी, ओपनिंग इक्विटी, परमिसिबल ड्रॉइंग। ठीक जी सर, ये आपका फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट है। चलिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस सर आपने बताना है कि लेवल 1 है, लेवल 2 है। देखिए, बेस्ड अपॉन क्राइटेरिया फॉर रेटिंग ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी कैटेगराइज द फॉलोइंग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लाइंस ऑफ एएस। ठीक जी सर। मैं आपको एक बार ब्रॉडली बता दूं, हाँ जी सर, लेवल 4 में वो एंटिटी जो लेवल 1, 2, 3 में नहीं है। ठीक, लेवल 1 में सर आपका बैंकिंग आ जाएगा, इंक्लूडिंग सर आपका कोऑपरेटिव बैंक। ठीक जी सर। आपका सर एनबीएफसी आ जाएगा, आपका इंश्योरेंस बिजनेस आ जाएगा। ठीक है जी सर। और सर होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी आ जाएगी। ठीक जी सर। और सर लिमिट दे रखी है, जो लिमिट है सर टर्नओवर की लिमिट है और आपका सर बोरोइंग की लिमिट है। ठीक है जी सर। सर टर्नओवर की जो लिमिट है सर लेवल 1 में आपका 250 करोड़ से ज्यादा है। सर बोरोइंग की जो लिमिट है 50 करोड़ से सर ज्यादा है आपका, इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट। ठीक जी सर। और सर जो टर्नओवर है उसमें सर हम लोग क्या करते हैं, अदर इनकम एक्सक्लूड करते हैं। ठीक जी सर। लेवल 2 में सर जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ और आपका 250 करोड़ से तक है, 50 करोड़ से ज्यादा। ठीक है सर। लेवल 3 में अगर टर्नओवर की बात करें 10 करोड़ से ज्यादा अप टू सर आपका 50 करोड़। ठीक जी सर। सर बोरोइंग की बात करें तो आपका 50 करोड़ से ज्यादा लेवल 1 में है। सर लेवल 2 की अगर बात करें तो आपका 10 करोड़ से ज्यादा 50 करोड़ तक। और सर लेवल 3 की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा और अप टू सर आपका 10 करोड़। ठीक जी सर। चलिए, रामा टेक्सटाइल हुज टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम एक्सीड 10 करोड़, ठीक है, बट डज नॉट एक्सीड ₹50 करोड़। तो सर 10 to 50 करोड़ के बीच में आ गया, लेवल 3 में आ जाएगा। स्टार इंडस्ट्री इज हैविंग बोरोइंग, सर बोरोइंग है इन एक्सेस ऑफ ₹2 करोड़, ओके, बट नॉट इन एक्सेस ऑफ ₹10 करोड़, सर लेवल 3 में। न्यू मैन इंडस्ट्री इज हैविंग बोरोइंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, लेस देन ₹50 लाख, सर 50 लाख से कम, मतलब 2 करोड़ से कम है, तो सर आपका किस में आ जाएगा, लेवल 4 में आ जाएगा। ठीक है जी सर। एसएस फाइनेंस इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैरिंग, सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो आपका लेवल 1 में।
डीडी फाइनेंस होल्डिंग, अच्छा इसकी होल्डिंग है, मतलब सर हर लेवल में ना होल्डिंग सब्सिडरी सर आपका सेम लेवल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है जी सर। सर वहां पे जो लिखा हुआ ना होल्डिंग सब्सिडरी लिखा हुआ, ठीक है जी सर। रिलायबल कोऑपरेटिव बैंक, सर आपका कोऑपरेटिव बैंक इंक्लूडिंग बैंक आता है, ठीक है, ये आपका लेवल 1 में आ जाएगा, एक बार चेक कर लेंगे। लेवल 3, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 1, लेवल 1, लेवल 1, ठीक जी सर। चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर आपने क्या करना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो बनाना, ठीक है जी सर। चलिए शुरू करते हैं, क्या लिखता है, रिटेन्ड अर्निंग। अब सर यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया कि रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग है या ये रिटेन्ड अर्निंग सर क्लोजिंग है, बस रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस दे दिया तो हम एज्यूम करेंगे सर ये रिटेन्ड अर्निंग क्या है, आपकी करंट ईयर की, ठीक जी सर। अच्छा करंट ईयर की अगर रिटेन्ड अर्निंग है तो सर ये आपका रिटेन्ड अर्निंग होती है बैलेंस शीट के अंदर। देखिए बेटा होता क्या है, जो हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं ना हम उसे बैलेंस शीट में भेज देते हैं, ठीक जी सर, और उसमें से डिविडेंड ट्रांसफर होता है, ठीक। तो डिविडेंड ट्रांसफर होने के बाद सर या किसी रिजर्व में ट्रांसफर होने के बाद सर जो बैलेंस बचता है सर आपका रिटेन्ड अर्निंग बचता है, ठीक। तो रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगा, ठीक। एक बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी सर आपने कैश फ्लो बनाना है, डेप्रिसिएशन सर ऐड कर देंगे, आपका नॉन कैश है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी सर हम लोग क्या करेंगे सर ऐड कर देंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स सर ऐड कर देंगे, ठीक है। इन टाइम डिविडेंड पेड, बेटा बात समझिए ध्यान से, आपने यहाँ पे जो प्रॉफिट लिया ना वो आपका आफ्टर ऑल काइंड ऑफ एप्रोप्रिएशन, इसलिए हम क्या करेंगे इन टाइम डिविडेंड भी ऐड कर देंगे, डिविडेंड पेड सर ऐड कर देंगे, ठीक है। प्रीमियम पेबल ऑन, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सर ऐड कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सर क्या करेंगे सर हम सर माइनस कर देंगे, ठीक है जी सर। रिफंड ऑफ टैक्स, बेटा रिफंड ऑफ टैक्स को हम क्या करते हैं टैक्स पेड के साथ एडजस्ट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं इतनी चीजें आपको टिक करा देता हूँ। रिटेन्ड अर्निंग, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रीमियम ऐड कर दिया आपने, डिविडेंड पेड ऐड कर दिया, इंटरिम डिविडेंड ऐड कर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कर दिया, ठीक जी सर। चलिए प्रोविजन फॉर टैक्स का एक बार लेजर बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कोई भी ऐसी आइटम सर जो ऑपरेटिंग है और कैश एक्टिविटी है अगर सर वो P&L में नहीं है तो उसका इफेक्ट लेते हैं, जैसे सर आपका टैक्स पेड, ठीक जी सर। यहाँ पे देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो ओपनिंग सर कितने से है 4000 से, क्लोजिंग कितने से 7000 से। प्रोविजन फॉर टैक्स सर जो है आपका वो है 7000 से, तो टैक्स पेड सर आपका 4000 आ गया, ठीक सर। 1000 का रिफंड है, आप इसे एडजस्ट करके दिखा सकते हैं, ये देखिए रिफंड ऑफ टैक्स माइनस कर दिया और इनकम टैक्स पेड सर यहाँ पे आ गया, ठीक। आप सर एक काम कर सकते हैं इसे सर 4000 डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, रिफंड को उस केस में फिर आप क्या कर देंगे सर इग्नोर कर देंगे, ठीक है जी सर। चलिए ट्रेड रिसीवेबल सर देखिए क्या हुआ होगा, हमने जो प्रॉफिट में इंपैक्ट लिया होगा सेल का इंपैक्ट लिया होगा। अगर डेटर बढ़ गया इसका मतलब क्या है सर सेल के कंपैरिजन में कलेक्शन कम आया होगा, तो हम क्या करेंगे सर 2000 माइनस कर देंगे, ठीक है जी सर। ट्रेड पेबल बेटा देखिए 8000 से बढ़ गया, इसका मतलब हमने पेमेंटें कम की होगी, 8000 ऐड कर देंगे, ठीक। प्रोविजन फॉर टैक्स की बात होगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस सर आपका डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है कि सर हमने जो पेमेंटें हैं वो इन कंपैरिजन टू सर एक्सपेंसेस आपका यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो एक मिनट के लिए प्रीपेड लिखो बेटा इसको ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब हमने सर क्या किया एडवांस में पेमेंट कर दिया, ठीक है जी सर, एक तरीके से खर्चे की ना। अब जितना सर हमने खर्चा चार्ज किया अगर हम उतनी ही पेमेंट करते तो अमाउंट बराबर होता, सर ये अमाउंट सर कम हो गया, इसका मतलब हमने क्या किया सर यहाँ पे सर पेमेंटें कर दी है, मतलब हमने पेमेंटें कम की है। दोबारा बोलना सर देखिए बेटा बड़ा सिंपल सा समझते हैं, जितना मेरा खर्चा है अगर मैं उतनी पेमेंट करता तो सर ये अमाउंट बराबर आता, अगर मैं पेमेंटें ज़्यादा करता सर यहाँ पे अमाउंट क्या होगा सर अमाउंट बढ़ जाता। सर अमाउंट कम हो रहा है इसका मतलब मैंने पेमेंटें कम की है, अगर पेमेंटें कम की तो मेरा कैश कम हुआ होगा, ऐड करते हैं, ठीक जी सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, जितना मेरा खर्चा है उसके कंपैरिजन में सर मैंने क्या किया है, अगर पेमेंटें मैं ज़्यादा करता तो सर ये अमाउंट गिर जाएगा, मतलब मैंने पेमेंटें ज़्यादा कर दी सर, ठीक जी सर। आइए -2000, 400, 8000 और 1000, ठीक। चलिए क्वेश्चन 7 पढ़ेंगे। A Limited entered into an agreement with Mr. Bola for running a business for a fixed amount payable to the later every year। सर देखिए क्या होता है, एक कंपनी जिसका नाम है ए लिमिटेड, ठीक, उसने एग्रीमेंट किया मिस्टर बोला के साथ। सर इंडिविजुअल हमारा रिलेटेड पार्टी कब कब बनता है सर, जब या तो वो कंट्रोल करता हो या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता हो या वो केएमपी हो। सर कंट्रोल मतलब मोर देन 50% वोटिंग राइट,
सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब सर 20% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट, ठीक जी सर। सर केएमपी का मतलब होता है वो पर्सन सर जिसके पास अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है जी सर, आपका कंट्रोलिंग करने की, प्लानिंग करने की, बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है जी सर, डिसीजन लेने की, वो सब सर उसके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं सर मिस्टर बोला को, वो सर क्या करेगा, बिजनेस को रन करेगा और फिक्स अमाउंट ले लेगा हर साल के एंड में, ठीक। द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट दैट द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस विल बी हैंडल्ड बाय द मिस्टर बोला, ठीक है सर, रूटीन की एक्टिविटी वो हैंडल करेगा। While all financial and operating policy decisions are taken by the board of director of the company, मतलब वो केएमपी नहीं है सर, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मिस्टर बोला डज नॉट हैव एनी वोटिंग पावर इन ए लिमिटेड, सर उसके पास कंट्रोल नहीं है और उसके पास सर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट हाउ द अबाउट ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज एट द क्लोजिंग डेट, सर क्लोजिंग डेट पे बताना आपने सर, ये रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा, ठीक जी सर। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, एज पर एएस 18 ना सर, ड्यूरिंग द ईयर अगर एक मोमेंट के लिए रिलेशनशिप आकर रिलेटेड पार्टी बन जाएगी, ठीक जी सर, लेकिन डिस्क्लोजर सर उस ट्रांजैक्शन का होगा जो ड्यूरिंग रिलेटेड पार्टी हुई थी, ठीक है जी सर। मतलब ईयर एंड रिलेटेड पार्टी होना जरूरी नहीं है, ड्यूरिंग द कभी रिलेटेड पार्टी हो सकते हैं। ड्यूरिंग द रिलेशनशिप सर अगर ट्रांजैक्शन होती है उसे हम क्या करते हैं सर, डिस्क्लोज करते हैं, ठीक जी सर। देखिए क्या लिखते हैं, श्री मनोज ए रिलेटिव ऑफ द केएमपी received remuneration of 350 for his service in the company for the period from 1st April to 30th June। 1 जुलाई के सर उसने क्या किया, लेफ्ट कर दी सर्विस, सर उसे हम रिलेटेड पार्टी मानेंगे, लेकिन डिस्क्लोजर सर सिर्फ 3 मंथ के लिए आएगा, जितने टाइम पीरियड के दौरान सर उसने क्या था, ड्यूरिंग रिलेशनशिप ट्रांजेक्शन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 8, आरजू लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ पैसेंजर कार एंड कॉमर्शियल व्हीकल। सर ए लिमिटेड ना सर मैन्युफैक्चरर ऑफ पैसेंजर कार एंड कॉमर्शियल व्हीकल के बिजनेस में, ठीक। द कंपनी इज वर्किंग ऑन स्ट्रेटेजिक प्लान टू शिफ्ट फ्रॉम द पैसेंजर कार सेगमेंट टू द कॉमर्शियल व्हीकल, ठीक। सर कंपनी प्लान कर रही है कि वो जो पैसेंजर कार है ना उससे क्या करेगी सर, कॉमर्शियल व्हीकल में शिफ्ट कर जाएगी, ठीक। और द कमिंग 5 ईयर मैं आपको बता दूं, अगर ग्रेजुअली सर फेसिंग आउट होता है बिजनेस ना, तो वो आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होता, ठीक। However, no specific plan have been drawn for the sale of neither the division nor its asset। सर देखिए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए जरूरी है सर कि आपका फॉर्मल प्लान हो, ठीक है, बोर्ड ने सर रेजोल्यूशन पास कर रखा हो, और सर जो जो उससे अफेक्ट होते हैं सर उन सबको इन्फॉर्म कर रखा हो, ठीक जी सर। However, no specific plan have been drawn up for sale of neither the division nor its asset। As part of its plan, it has planned that it will reduce the production of passenger car by 20% annually। सर ये आपका ग्रेजुअली फेसिंग आउट हो गया, 20% हर साल रिड्यूस करना, ठीक। इट ऑल्सो प्लान टू कमेंस अनदर न्यू फैक्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द कमर्शियल प्लान कमर्शियल व्हीकल प्लस ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय इन ए फेस्ड मैनर, ठीक है। दीज प्लान हैव नॉट बीन अप्रूव्ड फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सर अप्रूव नहीं हुआ अभी तक। न्यू फैक्ट्री ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ कमर्शियल व्हीकल हैज नॉट येट स्टार्टेड, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट इफ mere gradual phasing out can be considered as discontinuing operation। नहीं सर, इसे हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर ये वो केस है जिसको हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं मानते, ठीक। In view of the above, mere gradual phasing out in itself cannot be considered as discontinuing operation, ठीक जी सर। The company's strategic plan also has no final approval from the board through a resolution and there is no specific time bound activity like shifting of asset and employee। देखिए सर कोई स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है सर, ठीक, कोई स्पेसिफिक टाइम बाउंड एक्टिविटी नहीं है सर। मोर एवर न्यू सेगमेंट द कमर्शियल व्हीकल प्रोडक्शन लाइन इन ए न्यू फैक्ट्री हैज नॉट स्टार्टेड, ठीक। तो सर ये आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका AS 13 का क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, और ये इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर का क्वेश्चन है। बेटा देखिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर का क्वेश्चन करेंगे ना, तो सर वहां पे सबसे ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए सर, आपका इंटरेस्ट के ऊपर होना चाहिए, ठीक। आप क्या करेंगे सर, ड्यू डेट से लेके ईयर एंड तक की डेट का, या सर ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक जी सर। इसलिए हमेशा आप एग्जाम में जब क्वेश्चन सोल्व करें तो डायग्राम बनाएं, क्योंकि डायग्राम बनाने से सर क्या होगा कि आप क्वेश्चन कभी भी गलती नहीं करेंगे। आइए, एबीसी लिमिटेड होल्ड 2015% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इन XYZ लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, एट ए कॉस्ट ऑफ 250। इंटरेस्ट पेबल की डेट दे दी, और एक बार ईयर एंड और चेक कर लेते फिर 31 मार्च 23, ठीक है जी सर। तो अब हम क्या करेंगे सर, पूरे क्वेश्चन को ना डायग्राम पे उतारेंगे। देखिए सर अपना क्वेश्चन कब से स्टार्ट हो रहा है सर, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है अपना 1 अप्रैल 22 से। 15% डिबेंचर है, 100 का एक है, आपका कॉस्ट कितनी है 250 है। सबसे पहले सर ईयर एंड लिखते हैं 31 मार्च 23,
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, ड्यू डेट लिखेंगे 30 जून 31 दिसंबर, ठीक जी सर। चलिए, फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ 15% डिवेंचर परचेज एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। सर आपने डिवेंचर को परचेज और सेल किया ड्यूरिंग द ईयर। आइए, पहली ट्रांजैक्शन कब की दी है सर, ये है आपका 1 मई 22 को। 1000 डिवेंचर आर परचेज कम इंटरेस्ट एट 1,05,000। ओके, डायग्राम पे लिखते हैं। फर्स्ट मई को परचेज है, 1,05,000, ठीक, कम इंटरेस्ट। 1 नवंबर को सर क्या है, आपने सर डिवेंचर को सेल कर दिया है, 1200, 128,200 एक्स इंटरेस्ट, ठीक जी सर। चलिए, 30 नवंबर को सर आपने क्या किया, 500 डिवेंचर परचेज किए एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट है 54,500। देखिए बेटा, ट्रांजैक्शन चाहे एक्स इंटरेस्ट हो या कम इंटरेस्ट हो, हम हमेशा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है जी सर। अगर हमने डिवेंचर परचेज किए हैं तो सर हमने क्या किया होगा, इंटरेस्ट पे किया होगा। डिवेंचर सेल किया तो इंटरेस्ट रिसीव किया होगा, ठीक जी सर। अब अगर ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट है तो हम लोग क्या करेंगे सर, ट्रांजैक्शन वैल्यू में से इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस कर देंगे, ठीक है जी सर। 31 दिसंबर को सर 900 डिवेंचर आर सोल्ड कम इंटरेस्ट। अब ये है सर सबसे प्यारा पॉइंट ना, आपने यहाँ पे सेल कर दिया 900 कितने में, 1,18,000 कम इंटरेस्ट, ठीक जी सर। सर अगर ड्यू डेट पे ट्रांजैक्शन होती है तो हमें इंटरेस्ट पहले ट्रीट करना चाहिए, बाद में चर्चा करेंगे सर जब 31 दिसंबर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है जी सर। आपने फीफो मेथड के हिसाब सर आपने क्या करना है सर, मतलब फीफो मेथड फॉलो करना और आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा 250 से, ठीक है। इंटरेस्ट कितना आएगा, देखिए लास्ट टाइम सर जो इंटरेस्ट मिला होगा कंपनी को कब मिला होगा, मतलब कंपनी से हमें इंटरेस्ट जो एज ए इन्वेस्टर मिला होगा कब मिला होगा सर, 31 दिसंबर को मिला होगा। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का सर इंटरेस्ट एक्रूड आ जाएगा। फेस वैल्यू सर 250 है, 15%। सर ये आ गया अपना, एक सेकंड, फेस वैल्यू 250 तो कॉस्ट है 2000 डिवेंचर है, मैं लिख देता हूँ, हाँ जी, 2 लाख इंटू 15% डिवाइड बाई 12 इंटू 3, क्योंकि सर इंटरेस्ट जो होता है ना हमेशा सर आपका फेस वैल्यू पे होता है, ठीक है जी सर। तो 2 लाख सर नॉमिनल वैल्यू आ गया, 7500 इंटरेस्ट आ गया सर, 250 प्रिंसिपल आ गया, ठीक जी सर। आइए डायग्राम पे चलते हैं। फर्स्ट में सर हमने क्या किया, 1,05,000 के डिवेंचर परचेज किए, लेकिन कम इंटरेस्ट, इसका मतलब सर हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, ठीक। इंटरेस्ट कितना आएगा सर, 1 लाख इंटू 15%, आपका इंटरेस्ट आएगा सर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 मंथ का 5,000, तो 1 लाख आ जाएगा सर, 1 लाख 5,000 1 लाख, ठीक जी सर। चलिए इसके बाद सर ड्यू डेट आ गई। ड्यू डेट पर अगर आप देखेंगे तो डिवेंचर सर अपने टोटल 3 लाख के हो गए, 15% 6 मंथ का सर 22,500। चलिए इसके बाद सर अगर आप देखेंगे तो 1 नवंबर को सर हमने क्या किया, 1200 डिवेंचर बेच दिए, एक्स इंटरेस्ट 128,200 का, ठीक जी सर। तो 1 नवंबर तक सर हम पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, ठीक है। तो इनटू सर आपका 15% डिवाइड बाई 12, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक जी सर, 4 मंथ। सर 6,000 इंटरेस्ट आ गया, 128,200 सर आपकी सेल वैल्यू आ गई, ठीक है जी सर। अब यहाँ पे सर मेथड कौन सा लगाया आपने, फीफो मेथड लगाया। इसका मतलब सर ये 120 किस में से बिका होगा, इस 2 लाख में से बिका होगा, ठीक। तो 250 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 120, सर कॉस्ट आ गई आपकी कितनी, 150। और जो सेल वैल्यू है सर कितनी है, सर सेल वैल्यू है 128,200, तो सर 21,800 का लॉस आ गया, ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सर 30 नवंबर को आपने परचेज कर लिया 554 के, ठीक है। तो सर आपका इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, नहीं सॉरी अप्रैल, सॉरी वो तो ड्यू डेट से देखेंगे ना, हाँ जी।
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और आपका नवंबर, 5 मंथ का इंटरेस्ट आ गया। 50,000 इंटू 5 डिवाइडेड 12 इंटू सर आपका 15%, ये आ गया सर आपका 3125। ये देखिए, ये परचेज आ गई, एक्स इंटरेस्ट थी जी सर। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बाकी सारे पॉइंट हो गए ना, एक बार टिक कर लेते हैं। हाँ जी सर, सिर्फ ये बच गया आपका ना। देखिए बेटा, सिंपल सी बात करते हैं। अगर मैं एक डिबेंचर को होल्ड करता हूँ 31 दिसंबर तक, तो इंटरेस्ट मेरे को मिलना चाहिए। ठीक जी सर। अब सर इसके दो तरीके हैं। ये बात कंफर्म है कि इंटरेस्ट हमें मिलेगा। या तो सर मैं क्या कर सकता हूं, इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री पहले पास कर सकता हूं, ठीक जी सर, और ट्रांजेक्शन बाद में कर सकता हूं, ठीक जी सर। मैं पहले आपको इस वे से बताता हूं। 2 लाख ओपनिंग बैलेंस, 1 लाख परचेज, 50,000 परचेज, 350 हो गया जी सर। 120 हमने सर क्या किया, डिवेंचर बेच दिए, तो 230 की फेस वैल्यू के डिवेंचर बच गए। 15% के हिसाब से 6 मंथ का इंटरेस्ट सर हमें रिसीव हो जाएगा। आपका इंटरेस्ट आएगा सर 17250। ये देखिए सर, यहाँ पे इसका टोटल अगर आप करेंगे तो 10,500 प्लस 6750, सर ये इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए, ठीक जी सर। अच्छा, अब क्योंकि हमने इंटरेस्ट की एंट्री पहले पास कर दी, अब सर 90,000 की फेस वैल्यू के डिवेंचर हमने क्या किया, 118 पे बेच दिए हैं। अब एक्स इंटरेस्ट बेच दिए, मतलब हम सामने वाली पार्टी से जो पैसे लेंगे सर वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लेंगे, ठीक जी सर। अब इंटरेस्ट के पैसे सर हमने क्या किया, अलग से सर रिकॉर्ड कर लिया है, बट ये सर रिकॉर्ड किया हमने टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर पे। हम क्या करें, 90,000 पे सर 6 मंथ का जो इंटरेस्ट आएगा सर 6750, वो इसमें से माइनस कर देंगे, 111,250, ठीक जी सर। ये देखिए, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है सर, अगर ट्रांजेक्शन आपकी ना कम इंटरेस्ट होती है तो पहले ट्रांजेक्शन कर लो आपने। जब आप ये ट्रांजेक्शन करेंगे तो सर आपका 90,000 क्या आ जाएगा सर, फेस वैल्यू, सर इंटरेस्ट आ गया 6750, ये आपकी सेल प्रोसीड्स आ गई, ठीक जी सर। और सर बचा हुआ जो अमाउंट है आपका आउटस्टैंडिंग, कितने से, 350 माइनस 120 माइनस 90,000, सर 140। इस पे इंटरेस्ट सर आप क्या करेंगे, अलग से रिकॉर्ड कर लें, ठीक है जी सर। तो प्लीज ध्यान दें, एग्जाम में अगर ड्यू डेट पे ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन सर अगर कम इंटरेस्ट है पहले आप ट्रांजेक्शन कर लें, ठीक जी सर। बाद में सर आप इंटरेस्ट रिसीव कर ले, पे कर दें, ठीक। एक बात और, जो मैंने आपको अल्टरनेटिव कराया सर, ये अल्टरनेटिव बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर इसमें ना गलती होने के चांस हैं, क्योंकि बच्चा क्या करता है, इंटरेस्ट अलग से रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर जब ये ट्रांजेक्शन करता है ना, यहाँ पे भी इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेता है, तो डबल एंट्री आ जाती है सर, गलत हो जाता है, ठीक जी सर। आइए, अब 11250 सर आपका क्या है, सेल प्रोसीड से। अब प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। देखिए 120 सर यहाँ पे बिक गया था, 80,000 तो ये बचा हुआ है, तो 80,000 की कॉस्ट कितने से आएगी सर, 250 कॉस्ट है 2 लाख की फेस वैल्यू की, 80,000 की कॉस्ट है सर आपकी 1 लाख। एक सेकंड, हाँ जी, चलिए 10,000 की कॉस्ट सर यहाँ पे 10,000 आ गई, तो 110 कॉस्ट आ गई सर, 1250 प्रॉफिट आ गया, ठीक जी सर। चलिए 11250 लो टैली करा देता हूँ, 111,250 माइनस 110, ये आपका क्या आ गया सर, प्रॉफिट आ गया। क्लोजिंग रेट पे सर अपने पास जो डिवेंचर 140 के हैं, ठीक है जी सर, 140 के सर डिवेंचर है, इंटरेस्ट आ जाएगा सर आपका 3 मंथ का सर 5250, चले हाँ जी सर। अच्छा, कोस्ट सर कितनी आएगी, 10,000 कोस्ट सर यहाँ पे आ गई सर, 5,450 कोस्ट सर यहाँ पे आ गई, सॉरी 10,000 नहीं 90,000, क्योंकि 10,000 तो बिक चुके हैं इसमें से, 90,000 आ गई कोस्ट, ठीक जी सर। आइए मैं एक बार इसको फिर से टैली कराता हूँ। देखिए सर FIFO मेथड अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है सर कि इस 2 लाख में से 120 बिक गए, 80,000 का बैलेंस बच गया, 90 में सर 80 बिक गए, 10,000 सर यहाँ से बिक गए, तो 90,000 बच गए। 90,000 की कॉस्ट 90,000 है, 50,000 की कॉस्ट 50,000, 54,500 है, ठीक है जी सर। चलिए ये सर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आप क्या करेंगे, P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सर आपका AS 16 का क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखता है, H लिमिटेड बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 22, ठीक। इट ऑब्टेन्ड ए स्पेशल लोन ऑफ ₹6 लाख ऑन 1 अप्रैल 22 at an interest rate of 12% to finance the construction of the building। सर स्पेसिफिक बोरोइंग ले रखी है 6 लाख की 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक जी सर। द कंपनी अदर आउटस्टैंडिंग टू नॉन स्पेसिफिक लोन ऑन 1 अप्रैल 22 वर एज फॉलोज।
सर ये नॉन स्पेसिफिक बोरिंग था, इस केस में हम क्या करेंगे सर, नॉन स्पेसिफिक बोरिंग के केस में जनरल बोरिंग रेट निकालेंगे, ठीक जी सर। 30 लाख इंटू 14%, 420, 54 लाख इंटू 16%, 864। टोटल बोरिंग कॉस्ट आ गई सर आपकी 12,84,000 डिवाइड बाई 84 लाख इंटू 100, सर 15.29% सर आपका जनरल बोरिंग रेट आ गया। देखिए बेटा, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, अब मैं फिर से बता देता हूँ। स्पेसिफिक बोरिंग के केस में हम लोग क्या करते हैं सर, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं, रिड्यूस्ड बाई सर अगर आपकी कोई टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम है उस स्पेसिफिक बोरिंग में से, ठीक जी सर। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द बिल्डिंग प्रोजेक्ट वाज एज पर डिटेल गिवन बिलो, ठीक है। बिल्डिंग सर आपकी 31 मार्च 23 को कंप्लीट हुई है। फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। सर आपने क्या करना, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज्ड होगा उसे सर कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो गिव वन जनरल एंट्री फॉर कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट एंड द बोरिंग कॉस्ट, ठीक जी सर। तो सर ये आपका टोटल अमाउंट आपने इनकर्ड किया है, ये एज पर AS 10 कैपिटलाइज होगा, ठीक है जी सर। 15 लाख प्लस 27 लाख प्लस 720, सर 61,20,000 का आपने खर्चा किया है जो एज पर AS 10 कैपिटलाइज होगा। अब सर हमें क्या करना सर, इसके ऊपर ना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, तो यहाँ पे सर अलग अलग डेट पे अमाउंट इनकर्ड हुआ था, हम लोग क्या करेंगे सर, पहले ये देखेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर सर ऑन एंड एवरेज सर आपका कितना अमाउंट इनकर्ड हुआ, ठीक। तो 12 लाख इंटू 11/12 आ जाएगा आपका, 9/12 आ जाएगा, 6/12 आ जाएगा और 1/12 आ जाएगा। तो यहाँ पे सर ये देखिए 11/12, 9/12, 6/12, 1/12, सर ये आपका ऑन एंड एवरेज अमाउंट आ गया, ठीक जी सर। अब इसमें से हम लोग पहले क्या करेंगे सर, स्पेसिफिक बोरिंग को यूज करेंगे, ठीक जी सर। स्पेसिफिक बोरिंग सर एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट आएगी। मैंने ना इंडेस 23 के रिगार्ड में ना एक सर शॉर्ट वीडियो डाल रखी जहां पे मैंने स्पेसिफिक बोरिंग को 1 मिनट में एक्सप्लेन कर रखा, ठीक जी सर। आप भी उस वीडियो को रेफर कर लेना, सेम प्रोविजन सर AS 16 में भी है, ठीक है जी सर। चलिए यहाँ पे तो सर आपका 6 लाख की स्पेसिफिक बोरिंग है, तो ये आपका एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट आ जाएगी स्पेसिफिक बोरिंग के केस में। जनरल बोरिंग सर बैलेंस आपने यूज की जनरल बोरिंग, सर ये आपका जनरल बोरिंग रेट है, कैपिटलाइजेशन रेट भी हम इसको बोलते हैं। ये सर आपका बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज अमाउंट आ जाएगा। सर आप क्या करेंगे, एज पर AS 10 सर ये अमाउंट कैपिटलाइज करेंगे और एज पर AS 16 सर आप ये अमाउंट कैपिटलाइज करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे सर, ठीक जी सर। चलिए एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर AS 19 का क्वेश्चन है। सूरज लिमिटेड विशेष टू ऑब्टेन ए मशीन कॉस्टिंग 30 लाख बाई वे ऑफ लीज, ठीक जी सर। सर एस लिमिटेड ने क्या किया, एक मशीन जिसकी कॉस्ट 30 लाख थी उसे लीज में ऑब्टेन किया, ठीक है। द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन इज 14 ईयर, ठीक, बट द कंपनी रिक्वायर इट ओनली फॉर द फर्स्ट 3 ईयर। सर लीज पे 3 ईयर के लिए सर ये असेट लिए है। इट एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद स्टार लिमिटेड फॉर ए लीज रेंटल ऑफ 3 लाख पर एनम पेबल इन एरियर। इन एरियर का मतलब क्या है, ईयर एंड पे आप सर आपका लीज रेंट पे कर रहे हैं। एंड इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट सर आपका 15% है। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ एस लिमिटेड इज नॉट श्योर अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ दीज लीज रेंटल एंड सिक्योर एडवाइस, ठीक जी सर। सर जो अकाउंटेंट है ना वो श्योर नहीं है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में, सर आपकी एडवाइस चाहिए उसे। देखिए बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, लीज को क्लासिफाई करेंगे कि जो लीज है अपना ऑपरेटिंग लीज है या अपना फाइनेंस लीज है। अब फाइनेंस लीज के लिए हम लोग क्या करते हैं सर 5 करेक्टरिस्टिक है, 5 करेक्टरिस्टिक टेस्ट सर चेक करते हैं। अगर एक भी कंडीशन पूरी होगी सर तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, फाइनेंस लीज। देखिए सर सबसे पहले क्या ऑटोमेटिक ओनरशिप ट्रांसफर हो रही, नहीं। क्या लीज पीरियड के बाद सर एक अमाउंट पे हो रहा है जो कि लोअर देन फेयर वैल्यू है और लेस विलिंग टू बाई है सर असेट, ना यहाँ पे ऑप्शन नहीं मतलब बाई करने का, ठीक। थर्ड सर असेट स्पेशल नेचर की नहीं है, ठीक, मतलब आपका थर्ड आता सर जो इकोनॉमिक लाइफ असेट की, ठीक है, जो आपका लिस्ट है वो सब्सटेंशियल इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ होना चाहिए। सर यहाँ पे 14 ईयर, यहाँ पे 3 ईयर, ठीक है जी सर। असेट स्पेशल नेचर की भी नहीं है। फिफ्थ सर जो आपकी लीज पेमेंट है उनकी प्रेजेंट वैल्यू सर आपकी सब्सटेंशियल इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द असेट होनी चाहिए। सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1.15, सर यहाँ पे जो अमाउंट है आपका इंटू 3 लाख, सर 684,967 डिवाइड बाई 30 लाख, सर ये 22% के आसपास सर आपका अमाउंट आ रहा है।
तो ये आपकी ऑपरेटिंग लीज बन जाएगी। और ऑपरेटिंग लीज के केस में हम लोग क्या करते हैं, लीज रेंट को रिकॉर्ड करते हैं एसएलएम के बेस पे सर, एक्सेप्ट इन ए केस जहां पे आपका अदर सिस्टमेटिक बेस है। तो सिंपल सी बात क्या है कि हम लोग एक्सपेक्टेड बेनिफिट के रेशो में सर लीज रेंटल को रिकॉर्ड करते हैं। अगर एक्सपेक्टेड बेनिफिट सर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, रिलायबल नहीं, तो उसके हम क्या करते हैं, एसएलएम मेथड लगाते हैं। ठीक है जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सर। ये क्वेश्चन आपका मेनली AS26 का क्वेश्चन है, तो एंड AS26 भी लिख देंगे। ठीक है जी सर। देखिए, नरेश लिमिटेड हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। सर नरेश ने ना ये ट्रांजैक्शन की है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23। नरेश लिमिटेड एक्वायर्ड द रनिंग बिजनेस ऑफ सुनील लिमिटेड फॉर 1080 ऑन 15 मई 22। सर नरेश ने क्या किया, सुनील का ना रनिंग बिजनेस लिया है 1080 में 15 मई को। ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑफ सुनील लिमिटेड नेट असेट वाज ₹5,16,000। ठीक। सर जो सुनील की नेट असेट थी वो 5,16,000 थी। नरेश लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट द ड्यू टू पॉपुलरिटी ऑफ द सुनील लिमिटेड प्रोडक्ट इन द मार्केट इट्स गुडविल एग्जिस्ट। तो 1080 माइनस 5,16,000, सर 564 गुडविल आ जाएगी। और अगर आप बिजनेस एक्वायर करते हैं तो सर यहाँ पे जो गुडविल आती है वो एज पर AS14 आती है। और कोई भी सर ऐसी इंटेंजिबल एसेट जो दूसरे AS में कवर होती है सर, AS26 उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो सर यहाँ पे हम 5 ईयर के हिसाब से हम क्या करते हैं, एमोटाइज कर देते हैं, क्योंकि AS14 में सर 5 ईयर के हिसाब से हम गुडविल को एमोटाइज करते हैं। ठीक जी सर। नरेश लिमिटेड हैड टेकन ए फ्रेंचाइज on July 22 to operate a restaurant from Sankalp Limited for 180 and an annual fee of 10% of the net revenue। देखिए बेटा, ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम बन जाती है। और सर मतलब ऐसे बोलता हूँ, अगर हम फ्रेंचाइज के राइट लेते हैं तो सर अपने लिए जो राइट की पेमेंट है वो अपने लिए सर असेट बन जाती है, इंटेंजिबल असेट। और जो सर हम रूटीन में पे करते हैं सर, जैसे अपना रिवेन्यू के बेस पे या सेल के बेस पे सर अमाउंट पे करते हैं, अपना खर्चा बन जाता है। और सर जिसने हमें फ्रेंचाइज दी है सर उसके लिए वो इनकम बन जाती है। तो यहाँ पे सर हम लोग को ना, हमने सर फ्रेंचाइज ली है तो हमारे लिए सर ये रूटीन का खर्चा बन जाएगा सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बन जाएगा, इसे सर कैपिटलाइज नहीं करेंगे। द फ्रेंचाइज एक्सपायर आफ्टर 6 ईयर। ठीक है। नेट रिवेन्यू सर आपका 60,000 है। ठीक जी सर। अब एक बात और, यहाँ पे क्वेश्चन अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो सर हम लोग क्या करेंगे, 6 ईयर के साथ एमोटाइज करेंगे और जुलाई से लेकर सर ईयर एंड तक ही एमोटाइजेशन अमाउंट लेंगे, मतलब उतने मंथ का एमोटाइजेशन अमाउंट लेंगे अगर क्वेश्चन कुछ और नहीं कहता। ठीक जी सर। On 20th August, Naresh Limited incurred cost of 240 to register the patent for its product. Naresh Limited expect that the patent economic life to be 8 years. ठीक जी सर। Naresh Limited follow an accounting policy to amortize all intangible asset on straight line basis over the maximum period permitted by accounting standard। maximum period सर आपका 10 ईयर होता है। ठीक है जी सर। ए फुल ईयर एमोटाइजेशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। लेकिन एक बात बोल दी उसने कि जिस ईयर में आप क्या करेंगे, असेट को एक्वायर करेंगे सर, उस ईयर का आपको क्या करना पड़ेगा, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है जी सर। एमोटाइजेशन फुल ईयर का कंसीडर करना पड़ेगा। देखिए, ए फुल ईयर एमोटाइजेशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। ठीक जी सर। चलिए, तो यहाँ पे सर आपका 564, एक साल का सर एमोटाइजेशन आ गया 112,800, बैलेंस असेट आ गया सर 451,200। चलिए सर, फ्रेंचाइज की बात करें तो 180 डिवाइड बाई 6 30,000, 150 कैरिंग अमाउंट आ गया। सर पेटेंट की बात करें तो 240 डिवाइड बाई 8 सर 30,000 का एमोटाइजेशन आ गया, 210 का अमाउंट आ गया। ठीक जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर सर, अच्छा एक बार इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। प्रिपेयर शेड्यूल शोइंग द इंटेंजिबल एसेट सेक्शन इन नरेश लिमिटेड। ठीक है, बैलेंस शीट। चलिए क्वेश्चन 13, एम्प्लॉय बेनिफिट AS15 क्या लिखता है, हेलो लिमिटेड बिलोंग टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है। द कंपनी रिसीव्ड एन एक्चुअल वैल्यूएशन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इट्स पेंशन स्कीम which revealed a surplus of 12 lakh। ठीक है। It want to spread the same over the next 2 years by reducing the annual contribution to 4 lakh instead of 10 lakh। देखिए बेटा, AS15 के अकॉर्डिंग ना, अगर एक्चुअल गेन या लॉस होता है, चाहे वो आपका प्लान एसेट के ऊपर है या पीबीओ डीबीओ के ऊपर, सर हम उसे क्या करते हैं, सेम ईयर में पिनल अकाउंट में चार्ज करते हैं या क्रेडिट करते हैं। ठीक। द एवरेज रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय is estimated to be 6 years। You are required to advise the company on the following item from the viewpoint of the financial of account taking note of the mandatory accounting standard। तो सर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सर जो सरप्लस आया ना आपका 12 लाख का, सर उसे पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके चले जाएंगे। ये देखिए सर, सरप्लस अमाउंट ऑफ 12 लाख इज रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ द करंट ईयर। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 AS4 का क्वेश्चन है। AS4 के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ और अप्रूवल डेट से पहले हुआ है, अगर उस इवेंट के अगेंस्ट कोई कंडीशन या कॉन्टिजेंसी बैलेंस डेट पे एग्जिस्ट करती तो वो अपना एडजस्टेबल इवेंट बनेगा। और अगर कोई कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती तो अपना क्या बन जाएगा सर, वो नॉन एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। ठीक जी सर। आइए, तो जब भी आप AS4 के क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले ये देखिए कि 31 मार्च को आपका बैलेंस शीट डेट पे, रिपोर्टिंग डेट पे
क्या सर कॉन्टिजेंसी कंडीशन एग्जिस्ट करती या नहीं करती। एस लिमिटेड फॉलो द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, इट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ए सूट अगेंस्ट द कंपनी एडवर्टीजमेंट वाज फाइल्ड बाय अ पार्टी ऑन 5 अप्रैल क्लेमिंग डैमेज ऑफ 5 लाख। ये देखिए सर, आपका 5 अप्रैल को सर क्या हुआ है सर, केस फाइल हुआ है। इसका मतलब सर 31 मार्च को कोई भी कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती थी सर, अपने लिए क्या बन जाएगा, नॉन एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। अगर नॉन एडजस्टेबल इवेंट है हम लोग क्या करेंगे सर, डायरेक्टर रिपोर्ट में, मतलब अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में सर उसे डिस्क्लोज करेंगे। ठीक जी सर। चलिए, कंपनी सेंड ए प्रपोजल, प्लीज ध्यान से लाइन पढ़ना, प्रपोजल भेजा सर बिना, टू सेल एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर 45 लाख इन मार्च, द बुक वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 30 लाख एज ऑन ईयर एंड डेट, हाउएवर द डीड वाज रजिस्टर्ड सर 15 अप्रैल। सर देखिए, सिंपल प्रपोजल भेजा है, इसका कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती सर, ये आपका क्या बन जाएगा, नॉन एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। ठीक जी सर। चलिए, AS7 जो आपके AS के क्वेश्चन है ना, जो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, उसका आंसर कैसे लिखना चाहिए मैं आपको हल्का सा यहाँ पे बता देता हूँ। और एक वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी ना, जहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि केस स्टडी बेस्ड AS के क्वेश्चन आपको कैसे हैंडल करने चाहिए। आप उस वीडियो को जरूर रेफर करें। ठीक जी सर। देखिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि आपका जो रिस्पेक्टिव प्रोविजन है AS का वो क्या कहता है। फिर आप लिखेंगे इन द गिवन केस। गिवन केस में सर आपका जो प्रोविजन है, आपका ट्रीटमेंट है, वो क्या होगा। ठीक जी सर। फिर आप कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक जी सर। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, द फॉलोइंग डेटा इज प्रोवाइडेड फॉर मैसर्स राज कंस्ट्रक्शन कंपनी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सर आपका 85 लाख है। मटेरियल इशू 21 लाख। प्लीज ध्यान से बात सुनना, ये प्राइस हो गया। ठीक, आउट ऑफ विच मटेरियल कॉस्टिंग 4 लाख इज स्टिल लाइंग अनयूज एट द एंड ऑफ द पीरियड। इसका मतलब सर 17 लाख का आपका मटेरियल यूज हो गया, मटेरियल कॉस्ट आ गई। ठीक जी सर। लेबर एक्सपेंसेस फॉर द वर्कर एंगेज एट साइट 16 लाख। सर देखिए, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हम जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं ना, वो एक्चुअल बेस पर रिकॉर्ड करते हैं। आउट ऑफ विच 1 लाख इज स्टिल अनपेड। इसका मतलब सर इसमें वो इंक्लूड है। ठीक, अनपेड है ना, हाँ जी। अगर वो अलग से होता तो हमें ऐड करना पड़ता, तो 16 लाख आ गया सर। आगे लिखते हैं, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 5 लाख। सर ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट फॉर वर्क एग्जीक्यूटेड 7 लाख है। एडवांस पे टू सब कॉन्ट्रैक्टर, सर आपका एडवांस पेड नहीं आएगा क्योंकि वो कोस्ट का पार्ट नहीं है सर, 7 लाख कोस्ट का पार्ट आ जाएगा। फर्दर कोस्ट सर आपकी कितनी है, टू बी इनकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट 35 लाख है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कोस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। देखिए सर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग ना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, कोस्ट इनकर्ड अप टू डेट, सर ये आ गया अपना 45 लाख, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी है, डिवाइड बाई टोटल एस्टिमेटेड कोस्ट सर 45 लाख प्लस आपका 35 एस्टिमेटेड, जो आगे फर्दर कोस्ट होनी है सर 35 है वो, तो 80 सर टोटल आपका एस्टिमेटेड कोस्ट आ गई। ठीक जी सर। तो 45 डिवाइड बाई 80 सर आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ गई। इसे सर हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे 85 लाख से, ये कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू आ गई सर। आपका कोस्ट 45 लाख का डिफरेंस सर आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। ठीक जी सर। चलिए, AS9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए क्या लिखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द अकाउंटेंट ऑफ BS प्रोडक्ट लिमिटेड with valid reason the amount to be recognized as revenue in the above cases in the context of AS9 and also determine the total revenue to be recognized for the year end। ठीक सर, आपने क्या क्या करना है, दो काम करने, एक तो सर आपने रीजन देने, रिवेन्यू रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी, और एक सर आपने टोटल रिवेन्यू के बारे में बताना। ठीक जी सर। देखिए, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ BS प्रोडक्ट लिमिटेड इज गिवन। सबसे पहले क्या लिखता है सर, वो गुड्स ऑफ 2 lakhs सोल्ड टू D लिमिटेड ऑन 20th मार्च बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर दीज वर डिलीवर्ड ऑन 10th अप्रैल। देखिए सर, अगर बायर ना डिलीवरी की रिक्वेस्ट करता है कि डिलीवरी आपने बाद में करनी है, गुड्स अगर इन हैंड है, रेडी टू डिलीवर है, ठीक, आइडेंटिफाइड है, और सर रिक्वेस्ट बायर की साइड से आई है, ठीक जी सर, तो उस केस में हम क्या करते हैं सर, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं, 2 लाख की रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक, चलिए ये आप रीजन में लिख देंगे जो मैंने आपको बताया। 15 जनवरी को सर गुड्स 3 लाख वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। अगर हम कंसाइनमेंट बेस पे गुड्स बेचते हैं तो सर जब कस्टमर के पास गुड्स चले जाएंगे सर, हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, ऑफ विच 20% गुड्स अनसोल्ड आर लाइंग विद द कंसाइन। इसका मतलब सर बाकी सर क्या कस्टमर के पास जा चुके हैं, 2 लाख। ठीक जी सर। थर्ड, 4 लाख वर्थ ऑफ द गुड्स वर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। देखिए सर, अगर हम गुड्स को अप्रूवल बेसिस पे बेचते हैं, अगर अप्रूवल आ गई तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, अप्रूवल नहीं आई तो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन सर अगर मान लो अप्रूवल का एक डेट दे रखी थी कि यहाँ तक अप्रूवल आनी है, ठीक, और उस डेट तक अप्रूवल नहीं आई, मतलब अप्रूवल एक्सपायर हो गई, तो हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक, ₹4 लाख वर्थ ऑफ द गुड्स वर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन 1 दिसंबर। सर आपने क्या किया, 1 दिसंबर को ना
4 लाख के गुड्स बेचे सर अप्रूवल बेस के हिसाब से, ठीक जी सर। द पीरियड ऑफ अप्रूवल वाज 3 मंथ, ठीक है। आफ्टर विच दे वर कंसिडर्ड एज सोल्ड, ठीक। 3 महीने के बाद सर अगर मान लो 3 महीने तक अप्रूवल नहीं आती तो उसके बाद हम मान लेंगे गुड्स सेल हो गए, ठीक। बायर सेंट अप्रूवल फॉर 75% गुड्स अप टू 31 जनवरी, ठीक है। एंड नो अप्रूवल और डिसअप्रूवल रिसीव्ड फॉर द रिमेनिंग गुड्स। सर हम लोग क्या मान के चलेंगे कि अगर अप्रूवल नहीं है तो एक्सपायर होगी तो हम रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे सर, रिवेन्यू मान के चलेंगे, ठीक है जी सर। 4 लाख आ गया। अपार्ट फ्रॉम द अबव, BS प्रोडक्ट लिमिटेड सेल गुड्स टू डीलर ऑल्सो, ठीक जी सर। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द सेल इज दैट इंटरेस्ट इज पेबल एट 2% पर एनम। देखिए सर इंटरेस्ट इनकम हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं सर, एक्यूरेट बेस पर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सर देयर शुड बी सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसीडरेशन। अगर सर कोई भी कलेक्शन में अनसर्टेनिटी है तो हम लोग क्या करेंगे सर, रिवेन्यू को पोस्टपोन कर देंगे टिल द डेट ऑफ सर अल्टीमेट कलेक्शन, ठीक जी सर, या जब सर्टेनिटी आ जाएगी। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द सेल इज दैट इंटरेस्ट इज पेबल एट द रेट 2% पर मंथ फॉर डिलेड पेमेंट बाय डीलर। सर आपका डीलर अगर डिलेड पेमेंट करते हैं तो 2% पर मंथ के हिसाब से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक, इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10%, दैट इज 50,000 ऑन सच ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग ड्यू टू वेरियस रीजन। सर वेरियस रीजन की वजह से 50,000 की हम अमाउंट रिकवर कर पाएंगे, तो सर ये अमाउंट सर आपका सर्टेन है, ठीक जी सर। ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 द कंपनी वांट टू रिकॉग्नाइज द एंटायर इंटरेस्ट रिसीवर। नहीं सर हम क्या करेंगे, 50,000 रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। देखिए बेटा आप ऐसे लिखेंगे, इंटरेस्ट इनकम को टाइम बेस के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है। देयर शुड बी सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन। अगर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है तो सर जब अल्टीमेट कलेक्शन आ जाएगा, ये सर्टेनिटी आ जाएगी तो हम लोग रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, ठीक जी सर। तो यहाँ पे सर सर्टेनिटी है 50,000 के रिगार्ड में, तो हम लोग क्या करेंगे, रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। चलिए टोटल रिवेन्यू आ जाएगी सर आपकी 2 लाख प्लस 240 प्लस 4 लाख प्लस 50,000 890। आगे बढ़ते हैं। CFS का क्वेश्चन है। देखिए बेटा CFS में हम लोग क्या करते हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन में गुडविल या कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, ठीक जी सर। सर डेट ऑफ एक्विजिशन में हम क्या करते हैं, जो हमने पीसी पे की है उसका कंपैरिजन करते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट सर आपका सब्सिडरी कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, ठीक जी सर। सब्सिडरी कंपनी की नेट असेट कैसे निकलेगी सर, असेट एट फेयर वैल्यू माइनस लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू इनटू सर अपना जो हिस्सा है, ठीक। या फिर हम लोग क्या करेंगे सर, सब्सिडरी कंपनी की जो कैपिटल है उसके जो प्रॉफिट है, ठीक जी सर, उसके जो रिजर्व है सर उसको अपने हिस्से तक हम लोग क्या करेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन पे सर प्रोपोर्शनल हिस्सा सर हम कंपैरिजन करेंगे पीसी पेड के साथ, ठीक जी सर। मतलब नेट असेट सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोपोर्शनेट जितना अपना हिस्सा सर उस हिसाब से हम उनकी कैपिटल और रिजर्व को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है जी सर। चलिए मतलब सब्सिडरी कंपनी कैपिटल रिजर्व को। जेड लिमिटेड एक्वायर्ड 70% शेयर ऑफ स्टार लिमिटेड एट 30 पर शेयर, ठीक जी सर। सर जेड ने क्या किया, 70% शेयर लिए स्टार के 30 पर शेयर के हिसाब से, ठीक। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड। सर ये स्टार लिमिटेड की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी बट रिजर्व नहीं दिया सर क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे सर, असेट माइनस लायबिलिटी के हिसाब से सर नेट असेट आइडेंटिफाई कर लें, ठीक। डिबेंचर आ गया, ट्रेड पेबल आ गया, पीपी आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, करंट असेट आ गया, लोन एंड एडवांसेज आ गया, ठीक जी सर। एक शेयर 10 का ध्यान देना, ठीक। तो आपने 1,05,000 शेयर एक्वायर कर लिए 30 रुपीज़ के हिसाब से, तो सर आपका 1,05,000 इंटू 30, पीसी पेड सर 31,50,000 आ गया। चलिए आगे देखिए सॉरी, पीपी आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, करंट असेट आ गया, लोन एंड एडवांसेज आ गया, ठीक जी सर। ऑन द सेम डे स्टार लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड एट 20% एंड एज एग्रीड बिटवीन बोथ द कंपनी। अच्छा डिविडेंड सर उसने उसी डेट पे डिक्लेयर कर दिया, तो सर डिविडेंड अगर डेट ऑफ एक्विजिशन पे या उसके बाद हमें मिलता है और उससे पुराने प्रॉफिट से वो बिलोंग करता है तो अपने लिए क्या बनेगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड बनेगा। सर हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 का 20% 2 रुपीज़ है इंटू सर 1,05,000, तो 2 10 से सर डिविडेंड हम क्या करेंगे, प्री एक्विजिशन डिविडेंड सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे, बैलेंस सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया, ठीक जी सर। चलिए सर आपका एज एग्रीड बिटवीन बोथ द कंपनी पीपी सर वर टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10%, ठीक है। तो पीपी की वैल्यू सर 10% से गिर गई है। इन्वेस्टमेंट सर आपने क्या किया, मार्केट वैल्यू पे कंसीडर करना, कितने से 90 लाख से, ठीक है। आपने गुडविल या कैपिटल कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे देखिए सर नेट एसेट कैसे आएंगी, 1 करोड़ 5 लाख माइनस 10% प्लस 90 लाख प्लस 1 करोड़ 2 लाख प्लस 33 लाख माइनस 15 लाख माइनस 82 लाख 50,000, ठीक जी सर। ये नेट एसेट आ गई इंटू 70%, 1 करोड़ 55 लाख 40,000, ये सर बैलेंस आपका गुडविल आ जाएगी, ठीक जी सर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। देखिए बेटा, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में ना स्टूडेंट को मार्क्स तब मिलते हैं जब सर प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन सोल्व कर रखा। ठीक जी सर। अब स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या पता क्या आती है, उसे सर ना अच्छे से फॉर्मेट भी आता है, लेकिन वो पता क्या गलती करता है सर, वो ना क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाता। पहले वो शेयर कैपिटल ढूंढेगा, फिर रिजर्व एंड सरप्लस ढूंढेगा, फिर नॉन करंट लायबिलिटी ढूंढेगा, फिर करंट लायबिलिटी ढूंढेगा। ठीक सर, उसी में सर उसको क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है और कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू एक प्रोसेस बताऊंगा। आपने सिर्फ क्या करना है, एग्जाम के अंदर सर फाइनल अकाउंट का अगर क्वेश्चन आता है तो आपने उस प्रोसेस को फॉलो करना। आप देखेंगे आपसे कभी गलती नहीं होगी। देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको फॉर्मेट याद है। जी सर। सर एक काम करो ना, फॉर्मेट को एक बार रिवाइज भी करा दो ना। चलिए मैं आपको बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का फॉर्मेट एक बार रिवाइज करा देता हूं। बैलेंस शीट सर जो है आपकी एज एट बनती है। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल सर आपका फॉर द ईयर बनता है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो सर उसके अंदर सबसे पहले आएगा आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें पहला पॉइंट आएगा सर आपका, मेन जो हेडिंग आएगा वो आएगा शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकंड हेडिंग आएगा सर आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड हेडिंग आएगा सर आपका नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, सर आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फोर्थ हेडिंग आएगा सर आपका करंट लायबिलिटी, जिसमें सर सबसे पहले क्या आएगा आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग। उसके बाद सर आएगा ट्रेड पेबल। उसके बाद सर क्या आएगा, उसके बाद सर आपका आएगा अदर करंट लायबिलिटी। उसके बाद आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक जी सर। असेट साइड में सर मतलब असेट, उसके बाद आपके आएगा सर नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट के अंदर सर पहली आइटम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट। ठीक जी सर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट, पीपी, इंटेंजिबल असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट अंडर आपका डेवलपमेंट। ठीक जी सर। उसके बाद सर आपका आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट नेट। उसके बाद सर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। उसके बाद आएगा सर अदर नॉन करंट असेट। ठीक जी सर। करंट असेट में सर पहली आइटम आएगी करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, सर आपका ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। उसके बाद आएगा सर अदर करंट असेट। ठीक जी सर। उसका सर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल की अगर बात करें तो पहली आइटम आएगी सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम। ठीक जी सर। उसके बाद आएगा सर आपका एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जिसमें सर ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ठीक जी सर। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद सर चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट, सर आपका फाइनेंशियल कॉस्ट, उसके बाद सर डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, सर आपका पीबीटी माइनस सर आपका टैक्स पीएटी आ जाएगा। ठीक जी सर। अब सर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हमें करना कैसे, देखिए सबसे पहले सर हम लोग क्या करेंगे, सर एक बार ना क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक सर, जैसे मैंने आपको ना स्टार्टिंग में एमसीक्यू जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू है उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए सर उसे अच्छे से हैंडल करने का, सर ऐसे मैं आपको बताऊं फाइनल अकाउंट का मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। और उसके बाद आप देखना फाइनल अकाउंट का सर जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में जल्दी बनेगा और गलती प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक जी सर। हाँ, मेरे को एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं आपको सर प्रोसेस भी साथ साथ बताऊंगा। देखिए पहला स्टेप क्या रहेगा, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, ए लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। देयर बुक्स शो द फॉलोइंग लेजर बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 23। ठीक जी सर। सर देखिए फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में सर हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक एक आइटम को सर बड़े ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि सर हमें ना ये देखना है कि किसका नोट बनेगा किसका नोट नहीं बनेगा। ठीक जी सर। इन्वेंट्री ओपनिंग है, डिस्काउंट एंड रिबेट अलाउड, कैरीज इनवर्ड। बेटा ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैं स्पेशली डिस्कस करूंगा। परचेजेज, रेट, टैक्सेज एंड इंश्योरेंस, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, बिजनेस एक्सपेंसेस, वेजेज, फ्री और लैंड। ठीक जी सर। प्लांट एंड मशीनरी, इंजीनियरिंग टूल, सर ये पीपी है। ठीक। ट्रेड रिसीवेबल सर आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज एक्सपेंसेस। ठीक जी सर। चलिए इधर अगर आप देखेंगे तो सर आपका बैंक करंट अकाउंट आ गया, कैश इन हैंड आ गया, कॉस्ट इन एरियर आ गया। ठीक है जी सर। कॉस्ट इन एरियर सर 10,000 है, 2 पर शेयर के हिसाब से, तो 5,000 शेयर पे सर आपका कॉस्ट इन एरियर का अमाउंट आ गया। ठीक जी सर। इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया सर 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, 20 लाख। ठीक जी सर। इसका मतलब सर आपका 10,000 इसमें से कॉल्स इन एरियर है, तो हम कह सकते हैं सर आपका 1,95,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड अप है। 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच रुपीज सर आपका 10 कोल्ड अप है, लेकिन सर आपका 2 के हिसाब से कॉल्स इन एरियर है, तो सर 8 के हिसाब से सर आपका पेड अप आ जाएगा 40,000 और 1950। ठीक जी सर। चलिए
ट्रेड पेबल सेल्स, रेंट क्रेडिट है, ट्रांसफर फी रिसीव्ड है, P&L अकाउंट है सर, रिपेयर टू बिल्डिंग बेड है, ठीक जी सर। द इन्वेंट्री वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर एज ऑन 31 March 23 वाज ₹7,05,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे दिए सर, वेजेस और आपका बिजनेस एक्सपेंसेस, ठीक जी सर। आगे डेप्रिसिएशन चार्ज है सर आपका WDV के हिसाब से, प्लांट एंड मशीनरी पे, इंजीनियरिंग टूल पे, फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे, और सर आपने क्या करना 25,000 का सर आपने डाउटफुल डेट्स के ऊपर सर प्रोविजन क्रिएट करना, प्रोवाइड 25,000 एज डाउटफुल डेट्स फॉर ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। इनकम टैक्स सर आपका 30% है। इट वाज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10,000 टू रिजर्व, सर आपने क्या करना 10,000 का अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करना, ठीक है जी सर। चलिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट, ठीक जी सर। आइए अब हम क्वेश्चन को सर कैसे हैंडल करें, देखिए सर पहले बैलेंस शीट बनती फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L बनता। हालांकि सर बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस का जो पॉइंट है सर वो मतलब हेडिंग है सर, वो पेंडिंग रहेगा, आपका सब हेडिंग बोलते हैं सर हम उसको ना, रिजर्व एंड सरप्लस सर पेंडिंग रहेगा, वो P&L स्टेटमेंट के बाद कंप्लीट होगा, ठीक जी सर। आइए अब सर हम क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, देखिए बेटा एक तो ये देखिए एडजस्टमेंट किस किस के पे थी सर, एक तो थी वेजेस पे, ठीक है टिक कर लेंगे सर, एक है आपका बिजनेस एक्सपेंसेस पे, नंबरिंग होती तो हम लोग क्या करते नंबरिंग कर लेते, बिजनेस एक्सपेंसेस, ठीक जी सर। चलिए सर डेप्रिसिएशन का पॉइंट सर सब पीपी पे है, इन्वेंट्री के ऊपर एडजस्टमेंट है, रिजो में अपने ट्रांसफर करना, ठीक है जी सर। चलिए अब इसके बाद मैं पता क्या करूँगा सर, मैं ना फॉर्मेट बनाऊंगा और कंप्लीट फॉर्मेट में एक साथ बनाऊंगा। मैं पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाऊंगा सर, 25 लाइन के आसपास मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, ठीक जी सर। 20 लाइन के आसपास सर मैं P&L का फॉर्मेट बनाऊंगा, ठीक जी सर। उसके बाद सर मैं क्या करूँगा नोट बनाना स्टार्ट करूँगा। देखिए शेयर कैपिटल का आप हमेशा नोट बनाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस का हमेशा नोट बनाएंगे, ठीक जी सर। इसके बाद हम चेक करेंगे सर किसका नोट बनेगा किसका नोट नहीं बनेगा। देखिए सर अगर मैं बात करूं नॉन करंट लायबिलिटी की, ठीक तो सर नॉन करंट लायबिलिटी इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दे रखी, कोई लोन वगैरह था ही नहीं, ठीक जी सर। करंट लायबिलिटी में सर अपना ट्रेड पेबल था सर, एक ही आइटम है सर, नोट किस किस का बनेगा देखिए बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल हमेशा नोट बनाइए, कोई भी ऐसी आइटम सर जिसके रिगार्ड में एडजस्टमेंट दे रखी उसका हमेशा नोट बनाइए सर। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेस का हमेशा सर इंस्टीट्यूट क्या करता है नोट बनाता, हम भी नोट बना देंगे, ठीक जी सर। कोई भी ऐसी आइटम सर जिसके एडजस्टमेंट दे रखी है, या सर कोई ऐसा नोट है जिसमें एक से ज्यादा आइटम है, जैसे सर आपका अदर इनकम है, आपका रेंट और ट्रांसफर फी, उसका नोट बन जाएगा, ठीक जी सर। आइए करंट लायबिलिटी सर ट्रेड पेबल का कोई नोट नहीं बनेगा। उसके बाद सर अदर करंट लायबिलिटी अगर आप देखेंगे तो सर अदर करंट लायबिलिटी में आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे तो नोट बन जाएगा, नोट नंबर 3 बन जाएगा, एक सेकेंड, अदर करंट लायबिलिटी, ठीक जी सर। उसके बाद सर आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन का हमेशा नोट बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स है, पीपी के बारे में सर एक से ज़्यादा आइटम में दे रखी नोट बनेगा, उस पर डेप्रिसिएशन भी हमें कैलकुलेट करना, ठीक जी सर। करंट एसेट की बात करें इन्वेंट्री का अमाउंट सर डायरेक्ट दे दिया, ट्रेड रिसीवेबल में सर आपको प्रोविजन क्रिएट करना है तो ट्रेड रिसीवेबल का नोट बना लेते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सर कैश और बैंक बैलेंस आपको अलग अलग दे रखा है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सर नोट बना लेते हैं। सर सेल आपको सर इकट्ठी दे रखी है, मतलब एक ही लाइन है सेल में, ठीक है तो सर आप सेल का नोट नहीं बनाएंगे, लेकिन अदर इनकम का सर आप क्या करेंगे नोट बना लेंगे। परचेजेस सर आपको डायरेक्ट दे रखी, ठीक जी सर। हालांकि इसमें मैं कैरीज इनवर्ट के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा सर डिटेल में, क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैं पहले कैरीज इनवर्ट को सर ऐसे ट्रीट कराऊंगा जैसे इन्होंने कर रखा, ठीक। उसके बाद सर फिर मैं इसके बारे में अलग से भी चर्चा करूंगा, ठीक जी सर। एम्प्लॉय बेनिफिट की अगर बात करें सर, आपका परचेज नहीं, एक बार इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक का सर आपका नोट बनेगा, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक है ना जी सर, इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन स्टॉक। सर आपका एम्प्लॉय बेनिफिट में सर वेजेज आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग है, नोट बनेगा। डेप्रिसिएशन सर हम लोग क्या करेंगे सर डायरेक्ट उठा लेंगे किससे सर, आपका पीपी के नोट से, अदर एक्सपेंसेस का नोट बनेगा, ये नोट बन गए हाँ जी। अब सर देखिए क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ लिया, फॉर्मेट बन गया है, नोट मेरे तैयार हो गए, नोट का फॉर्मेट। अब मैं क्या करूँगा सर पहली लाइन से लग जाऊंगा और जो आइटम जहां जाएगी सर उसको लिखता चलूंगा, ठीक। सर इन्वेंट्री कहाँ आएगी, इंक्रीज डिक्रीज इन इन्वेंट्री के अंदर, ठीक जी सर। 665 ओपनिंग आ गया। डिस्काउंट एंड रिबेट सर अदर एक्सपेंसेस में, कैरीज इनवर्ड अभी आप अदर एक्सपेंसेस में लिखेंगे, ठीक जी सर। परचेज सर डायरेक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। आइए इन चीज़ों को टिक करा देता हूँ। देखिए सर कॉस्ट ऑफ परचेज डायरेक्ट आ गया, इन्वेंट्री का इन्होंने नोट नहीं बना रखा, हम नोट बना लेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। आपका अदर एक्सपेंसेस में सर कैरीज इनवर्ड था और डिस्काउंट एंड रिबेट था, ठीक जी सर। चलिए आराम से तसल्ली से क्वेश्चन करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है।
रेंट सॉरी रेट टैक्सेज एंड इंश्योरेंस सर आपका अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्सर सर आपका पीपी में आ जाएगा, और पीपी के अंदर सर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना सर, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर एंड फिक्सर्स पे 10%। ठीक जी सर। देखिए बेटा इस प्रोसेस से पता क्या फायदा होगा, कोई भी आइटम मिस नहीं होगी और हमें दोबारा चेक भी नहीं करना। ठीक है जी सर। तो फर्नीचर एंड फिक्सर्स 150, ये देखिए 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक जी सर। आपका सर रेट टैक्सेज एंड इंश्योरेंस। ठीक चलिए, बिजनेस एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जोड़ देंगे। वेजेस सर एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगा, आपका आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे। और सर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं ये दोनों सर आपके अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आइए इनको टिक कर लेते हैं एक बार। बिजनेस एक्सपेंसेस, ये देखिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग जोड़ दिया। ठीक जी सर। एम्प्लॉय बेनिफिट सर, वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक जी सर। अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चलें जी सर। चलिए, फ्री और लैंड सर पीपी में आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी सर पीपी में आ जाएगा, इंजीनियरिंग टूल पीपी में आ जाएगा। ठीक, इंजीनियरिंग टूल और प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन क्या है सर, इंजीनियरिंग टूल पे सर 20%, प्लांट एंड मशीनरी पे 5%। आइए लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, इंजीनियरिंग टूल। ठीक जी सर। ये देखिए सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेड रिसीवेबल सर आपका नोट था ट्रेड रिसीवेबल का, उसमें जाएगा। और इसमें सर हम क्या करेंगे, प्रोविजन माइनस कर देंगे। बैड डेट सर आपका एडजस्टमेंट में नहीं दे रखा है, इसने यहाँ पे सर लेजर बैलेंस लिख रखे, तो वी एज्यूम सर कि ये आपका ट्रायल बैलेंस है। ठीक है जी सर। क्योंकि अगर ये एडजस्टमेंट में होता तो हमें क्या करना पड़ता सर, डेटर में से बैलेंस फिर एडजस्ट करना पड़ता। ठीक जी सर। तो 400 500 ये प्रोविजन आ गया, 375 500 आ जाएगा नेट हो गया बैलेंस। ये देखिए 25,000 सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आगे बढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट सर अदर एक्सपेंसेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज सर अदर एक्सपेंसेस, आपका एडवर्टीजमेंट, कमीशन एंड ब्रोकरेज। ठीक जी सर। चलिए इधर आते हैं सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दोनों आइटम आ जाएगी। ये सर आपका शेयर कैपिटल में आ जाएगा। देखिए सर अपनी ऑथराइज कैपिटल कितने से थी, क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल दे रखी ना स्टार्टिंग में 50 लाख से। फिर सर उसके बाद क्या आएगा सर, इशूड कैपिटल। ठीक है, आपका 20 लाख से। उसके बाद सर सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप सर आपका 1950। सर आपका सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप सर 8 के हिसाब से पेड अप है सर आपका 40,000। ठीक जी सर। चलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे टिक करते हैं एक बार। ये देखिए शेयर कैपिटल की अगर बात करें तो सर ये देखिए, चले हाँ जी सर आइए। ट्रेड पेबल से डायरेक्ट बैलेंस शीट में आ जाएगा। सेल सर आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पीएनएल में आ जाएगी। ठीक, ये दोनों अदर इनकम में आ जाएंगे। ठीक है जी सर। आइए एक बार इनको टिक कर लेते हैं। ट्रेड पेबल, ये देखिए आपका अदर इनकम। ठीक जी सर। एक आइटम और कौन सी थी, सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए इसके बाद बात करें सर पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा सर, ये दोनों अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। ठीक है जी सर। रिजर्व एंड सरप्लस सर ओपनिंग पीएनएल आ गया, ये दोनों सर आपके अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। ठीक है जी सर। अब सर हम एक्सपेंसेस और जितने भी नोट सर इन नोट के बैलेंस लिख देंगे। ठीक है आइए ये देखिए सर आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया सर, आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा बैलेंस शीट में डायरेक्ट। ठीक जी सर। ये सारी चीज़ें सर अपनी रेडी हो जाएंगी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सर अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स है लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक, ये सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ये अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करते रिजर्व आ गया। ठीक चले हाँ जी सर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन सर अपना शॉर्ट टर्म प्रोविजन एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी सर। ये अदर करंट लायबिलिटी का टोटल आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में सर आपका शेयर कैपिटल
पीपी का टोटल, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक, चलिए तो आप ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सा नोट बनना है, फॉर्मेट बनाएंगे बैलेंस शीट का, P&L का और सर नोट के फॉर्मेट बनाएंगे और पहली आइटम से लग जाएंगे। ठीक जी सर। अब सर यहाँ पे देखिए कैरीज इनवर्ड बेसिकली क्या होता है, डायरेक्ट खर्चा होता है बेटा। ये जो कैरीज इनवर्ड है ना, ये कायदे से परचेज में ऐड होना चाहिए। इसका जो कायदे से आंसर बनना चाहिए सर, क्या होना चाहिए सर, यहाँ पे 57,500 ऐड होना चाहिए। और जो अदर एक्सपेंसेस आपके सर 424,500 माइनस 57,500 सर, ये अमाउंट होना चाहिए 367। अब इंस्टीट्यूट ने पता क्या कर रखा है सर, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो इन्होंने सजेस्टेड में वहां पे सर परचेज में ऐड कर दिया। और यहाँ पे सर इन्होंने क्या किया, अदर एक्सपेंसेस में दिखा दिया। एक बार बहुत पहले भी सर आरटीपी का एमटीपी का क्वेश्चन था, वहां पे भी इन्होंने क्या किया था, अदर एक्सपेंसेस में दिखा दिया था। आपको क्या करना चाहिए बेटा, आपको एग्जाम में ना ये मानना चाहिए ये डायरेक्ट खर्चा है, नोट इसके ऊपर लिख के आना चाहिए। ठीक, फिर साथ में लिख देना चाहिए सर कि स्टडी मटेरियल में, या ऐसे लिख देना चाहिए सर इंस्टीट्यूट के कुछ पब्लिकेशन में ना। ठीक है, इसे सर अदर एक्सपेंसेस में कंसीडर किया गया, ऑल्टरनेटिव आंसर कैन बी पॉसिबल। आप सेपर साइड सर ये नोट जरूर दे के आएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सर आपका 19 देखिए क्या लिखते हैं, बाईबैक का क्वेश्चन है। एम लिमिटेड ए नॉन लिस्टेड कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 23। ठीक जी सर, ये इन्फॉर्मेशन दे दी। एक बार चेक कर लेना कि पहले हमने कोई कैपिटल वगैरह तो इशू नहीं कर रखी बाईबैक के अगेंस्ट, नहीं सर। ऑन 21 अप्रैल 23 कंपनी अनाउंस्ड द बाईबैक ऑफ 15,000 ऑफ इट्स इक्विटी शेयर एट 15 पर शेयर। फॉर दिस पर्पज इट सोल्ड ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो बैंक अकाउंट डेबिट सर आपका 250 से, टू इन्वेस्टमेंट सर आपका 2 लाख से, टू P&L 50,000 से। ठीक जी सर। इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपका 150 से, प्रीमियम ऑन बाईबैक सर आपका 75,000 से, टू सर आपका इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक जी सर, आपका सर 225 से इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। सर CRR आपका 150 क्रिएट हो जाएगा सर, आप जनरल रिजर्व यूज कर लेंगे। ठीक है जी सर। एक बार मैं इतनी एंट्री टिक करा देता हूँ आपको, आइए। और सर जो प्रीमियम ऑन बाईबैक है उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे। ये देखिए सर, ये इन्वेस्टमेंट बेच दी जी सर, ये सर आपने बाईबैक कर दिया, इन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया। आप प्रीमियम ऑन बाईबैक भी लिख सकते हैं। ठीक, इंस्टीट्यूट सर कई बार क्या करता है, अपने किसी पब्लिकेशन में डायरेक्ट लिख देता है, कई बार सर उसे राइट ऑफ करके दिखाता है। ठीक, कई बार सर यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट यूज करता है, कई बार इक्विटी शेयर बाईबैक यूज करता है। ठीक है जी सर, ये आपने CRR क्रिएट कर दिया। चलिए जी सर, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है। ऑन 25 अप्रैल 23 द कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बाईबैक। ठीक है, ऑन 1 May 23 द कंपनी इशूड 1 fully paid up share of 10 each by way of bonus share for every 8 equity share held by the equity shareholder। सर आपने बोनस शेयर इशू कर दिया 1:8 की रेशो। देखिए सर, अपने पास टोटल 1 लाख शेयर थे। ठीक है जी सर, 15,000 शेयर का बाईबैक हो गया, 85,000 शेयर बच गए जी सर। डिवाइड बाय सर कितने से आ जाएगा आपका 8 से। तो आपने क्या किया सर, बोनस शेयर इशू कर दिए 10 आपका 625। तो आप एंट्री क्या पास करेंगे सर, आप एंट्री पास करेंगे CRR अकाउंट डेबिट 1,06,250 टू बोनस शेयर। ठीक जी सर। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं CRR कितने सर 150 से है, तो सर अपना पूरा अमाउंट सर CRR से यूज हो जाएगा। तो CRR अकाउंट डेबिट टू आपका बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर या बोनस शेयर। ठीक, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर या बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा 1,06,250 से। ठीक है जी सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका IR का क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखता है। एज ए पार्ट ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम ऑफ गेटिंग बेटर लिमिटेड द फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन। देखिए बेटा, अगर हम एग्जिस्टिंग कैपिटल को न्यू सिक्योरिटी इशू करके सर सेटल करते हैं तो डिफरेंस हमेशा सर कहाँ जाता है, कैपिटल रिडक्शन में। ठीक, द शेयर होल्डर टू रिसीव, एक बार रिक्वायरमेंट देख लेते हैं क्वेश्चन की। सो द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द गेटिंग बेटर कंपनी बेस्ड ऑन द अबव स्कीम। द शेयर होल्डर टू रिसीव इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग। सर प्रेजेंट होल्डिंग कितनी है, 10,000 शेयर है, 50 का एक है। इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपका 5 लाख से आ जाएगा। 15,000 शेयर दिए सर फुली पेड अप, इक्विटी शेयर 10 के हिसाब से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपका
टू इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपका 150 से आ जाएगा, ठीक। 12% फुल्ली पेड प्रेफरेंस है टू द एक्सटेंट ऑफ 2/5 ऑफ द टोटल इक्विटी शेयर। अब ये देखिए सर, इन्होंने अबव नहीं लिखा है, इसका मतलब सर इसका 2/5 5 लाख का 2/5 कितने से आएगा सर? 2 लाख से। तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर 2 लाख से। 2 कैश एंड बैंक सर आपका 50,000 से, और डिफरेंस सर आपका कहाँ पे आएगा? कैपिटल रिडक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है जी सर। आइए, शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी को डायरेक्ट शेयर कैपिटल लिख सकते हैं हम लोग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक रिडक्शन अकाउंट, ठीक। चलिए आगे देखिए क्या लिखते हैं। एट परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख की है, ठीक है। टू रिटर्न डाउन द वैल्यू प्रेफरेंस शेयर टू 50, मतलब सर 50 तक ले आए, ओरिजिनल वैल्यू सर आपकी 100 थी। तो सर इसका मतलब सर अगर आप लिखा हुआ रिड्यूस ₹2, इट मीन्स क्या होता है? रिडक्शन इन फेस वैल्यू। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख से, टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 150 से, टू कैपिटल रिडक्शन सर आपका 150 से, ठीक जी सर। चलिए 14% डिवेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 2 लाख along with accrued interest 56,000 was waived off for 3/4, ठीक है, of the total amount and the remaining being paid in cash। वो ये कह रहा सर 2 लाख के 14% डिवेंचर थे, accrued interest 56,000 था सर, उन्होंने क्या किया? 3/4 वेव कर दिया, इंटरेस्ट को मिला के, ये देखिए ना, along with accrued interest was waived off, ठीक। लाइन पढ़िए फिर से, 14% डिवेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 2 लाख along with accrued interest was waived off 3/4। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? हम एंट्री पास करेंगे आपका 14% डिवेंचर 2 लाख से, एक्विड इंटरेस्ट सर 56,000 से, टू कैपिटल रिडक्शन सर आपका आ जाएगा ये 150 और आपका 42 1,92,000 से, टू आएगा सर आपका बैंक अकाउंट सर 50 और 14 आपका 64,000 से, ठीक जी सर। अब हम क्या करेंगे सर? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे, जो डिफरेंस होगा सर उसको देखेंगे एक बार। यहाँ पे अगर क्रेडिट बैलेंस है तो सर कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रीजो में, ठीक। चलिए इसी के साथ सर ये आरटीपी समाप्त होती है। बेटा खूब सारी मेहनत करें, अच्छे से पेपर लिख के आएँ, और ये जो टाइम है ये आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम है, इसे अच्छे से यूटिलाइज करें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।